कवरेज करके और की पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दिया है। सबसे पहले आपको ये समझना है इसमें हमें क्या क्या चीजें समझनी है। तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फिर एक ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, इन्होंने सप्लाई चेन का प्रोसेस डिफाइन करा है, ओके, वो इस तरीके से। इसके बाद हमें समझना है पुश एंड पुल मॉडल। फिर दो चीजें, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में हमें क्या क्या समझना है, रिलेशन विद द सप्लायर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सप्लायर से रिलेशन में सप्लायर की स्ट्रेटेजी, सोर्स, कितने सप्लायर, क्या कॉस्ट, क्वालिटी, और बनाए या खरीदे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम में आता है रिलेशनशिप मार्केट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रांड स्ट्रेटेजी। रिलेशनशिप मार्केट में क्या क्या मार्केट आएंगी, इंटरनल मार्केट, रेफरल मार्केट, इन्फ्लुएंस मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट और सप्लायर मार्केट। कस्टमर रिलेशन, एनालाइज करो कस्टमर, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, लाइफ टाइम, और कस्टमर का सिलेक्शन, एक्विजिशन और रिटेंशन। ठीक, ये हमें पूरा समझना है सप्लाई चेन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है सप्लाई चेन का। सप्लाई का मतलब रॉ मटेरियल कहां से शुरू होता है और फैक्ट्री में आता है, यानी वेंडर से, और फिर उसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाकर हम किसको देते हैं, अंत में कस्टमर। मतलब ये कहना चाहते हैं यहां पर हम, और ध्यान से सुनना, कि सर बेसिकली फैक्ट्री में गुड्स जो बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल हम सप्लायर से लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। सप्लाई के दो मीनिंग कह रहे हैं, ठीक है। एक हम वेंडर से गुड्स लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके हम अल्टीमेट कस्टमर को बेचते हैं, है ना। ये सारा काम एक फैक्ट्री वाला खुद तो कर नहीं सकता कि सेंट्रलाइज कर ले, कि भाई रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाए, खुद ही कन्वर्ट करे और खुद ही प्रोडक्ट में पैक करे, खुद ही कस्टमर को बेचे। तो सारा काम तो देखो पॉसिबल नहीं है ना, राइट। तो हम क्या करते हैं, वेंडर से रॉ मटेरियल लेते हैं, है ना। यानी वेंडर रॉ मटेरियल किसको देता है, बेसिकली फैक्ट्री को देता है। फैक्ट्री वाले इसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और फिर ये फिनिश गुड्स होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर कस्टमर को। हो सकता है कई बार वेंडर से डायरेक्ट ना खरीदे हम, वेंडर भी किसको दे, पहले होलसेलर को दे और फिर वो हमें दे। तो ये जो सप्लाई होती है इनपुट की, बहुत ध्यान से सुनते जाना, और सप्लाई होती है फिर आउटपुट की, है ना। तो ये चेन बनती है, ठीक है। ये हमें समझना है, ये हमें समझना है, तो इसको मैनेज करना है। तो ये जो सप्लाई होती है, तो कहां से, इनपुट यानी इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक, इस सप्लाई में जो चेन होती है यू हैव टू मैनेज, वो हमें समझना है सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब मतलब फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो, कि वेंडर बताएगा होलसेलर को कि भाई मैं इतना बनाकर तुम्हें दे रहा हूं, इन इंफॉर्मेशन का फ्लो, मटेरियल का फ्लो, WIP का फ्लो, प्रोडक्ट का फ्लो, फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। एक नेटवर्क होता है ये एक हमारा नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन। एक बात है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन। तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या कहना चाहते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम आए। रॉ मटेरियल किसको दिया जाएगा, सप्लायर को। रॉ मटेरियल सप्लायर परचेज करेगा, फिर सप्लायर देता है मैन्युफैक्चरर को, ये प्रोडक्ट बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं होलसेलर, ये रिटेलर को, ये कस्टमर को, ठीक है। तो ये हमारी चेन चलती है सप्लाई। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई किसका, सप्लाई किसका, फ्लो ऑफ
production services information. Supply chain management can be defined as management of flow of product service information का फ्लो, प्रोडक्ट का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो, जो स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट से। कहां से स्टार्ट होता है? प्रोडक्ट जहां से बनना शुरू होता है, और अंत होता है कस्टमर तक। ठीक है, तो इनपुट जहां से प्रोडक्ट बनना शुरू होता है वहां से लेकर और जहां प्रोडक्ट खत्म होता है वहां तक किसका फ्लो? किसका? यहां से लेकर यहां तक किसका फ्लो? इंफॉर्मेशन का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का। उस सबको मैनेज करना कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें वेंडर आते हैं। ये वेंडर कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, इनको बोलते हैं वेंडर। ये इनको बोलते हैं वेंडर। प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वेयर हाउस, जो प्रोडक्ट को लेकर अपने पास स्टोर करते हैं और फिर धीरे धीरे रिटेलर को देते हैं। ठीक है, और रिटेलर फिर कस्टमर को देता है। तो इसमें, इस सप्लाई चेन में ये सारे आ जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और सर्विस का मैनेजमेंट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं भाई? रॉ मटेरियल मूव होगा वेंडर से फैक्ट्री तक, है ना? ओके, फिर WIP भी मूव होता है। कई बार हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं खरीदते, इन प्रोसेस का खरीद लेते हैं और फिनिश गुड्स होलसेलर को देते हैं। तो मूवमेंट किसकी हुई? रॉ मटेरियल की हुई, WIP की हुई, फिनिश गुड्स की हुई। दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड मूविंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर। ठीक है, इसका मतलब क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? कोरिलेट करना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ताकि डिमांड से मैच कर सके। मतलब कितनी डिमांड है, ये हमारा पर्पस क्या है समझाने का? हमारा पर्पस, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि भाई जितना कस्टमर डिमांड करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से ही तो रिटेलर रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करेगा, उसी हिसाब से सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगाएंगे। यानी उन सबको क्या करना? कोरिलेट करना, उन सबको कोरिलेट करना आपस में, राइट, ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। ओके, हाँ जी। अब हम ये कहते हैं कि ये जो क्वार्टर में हमने प्राइमरी एक्टिविटी समझाई थी, राइट, उन्हीं एक्टिविटी को मैनेज करना है। These are the various activities which organization carry out to meet customer requirement। पहले क्या था? इनबाउंड, मटेरियल को लेना, रखना, भेजना। ऑपरेशन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, यही था। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में पहला इनबाउंड था, रॉ मटेरियल को लेना, रखना, भेजना, प्रोडक्शन को, और फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, यानी मशीनिंग, असेंबलिंग, और फिर आउटबाउंड यानी वेयर हाउस में रखना, और फिर शेड्यूलिंग बनाना, ऑर्डर प्रोसेस करना, डिलीवर टू कस्टमर, और फिर मार्केटिंग एंड सेल्स यानी कस्टमर को अवेयर करना आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, और फिर सर्विसेज, आफ्टर से सर्विस देना। तो ये जो एक्टिविटीज थी आपस में कोरिलेट करती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। मतलब एक की परफॉर्मेंस दूसरे पर निर्भर होती है कि आपने रॉ मटेरियल अगर ठीक से नहीं भेजा तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड होती हैं, उनको मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया? ध्यान से सुना, क्या कहना चाहते हैं हम? हाँ जी, इनिशियल स्टेज से लेकर एंड स्टेज तक नेटवर्क ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, राइट, वो कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी डिमांड के हिसाब से हम कितना प्रोड्यूस करें, जितना कस्टमर डिमांड करेगा उतना आप प्रोड्यूस करो, राइट। इट इंक्लूड्स वेंडर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। वेंडर कौन होता है? जो गुड्स, जो रॉ मटेरियल परचेज करके और मैन्युफैक्चरर को देता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो अपने पास स्टोर करता है और फिर रिटेलर को देता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिटेलर कस्टमर को देता है। तो इन सब की आपस में बॉन्डिंग रखना, इन सबको आपस में कम्युनिकेट करना, वो कहलाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
अब देखिए जरा, एक मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूं। हाँ जी, एक सिंप्लीफाइड देखो, फार्मर, मिल, होलसेलर, बेकर्स, सुपरमार्केट, कस्टमर। ध्यान से सुना, फार्मर किसान गेहूं उगाता है, फार्मर किसान गेहूं उगाता है और वो मिल मालिकों को दे देता है, लो भाई, ठीक है। मिल मालिक उस गेहूं को लेकर क्या करते हैं, आटा बनाते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं और ये उस आटे को होलसेलर को दे देते हैं। होलसेलर वो आटा लेकर बेकर को देता है, बेकर उस आटे से ब्रेड बनाता है, बेकर उस आटे से ब्रेड बनाता है और वो सुपरमार्केट को दे देता है, सुपरमार्केट वाले फिर कंज्यूमर को देते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाई, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, फ्लो ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी आ गया ना, क्योंकि मिल वाले आटा दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे रहे, तो डब्ल्यूआईपी आ गया, ठीक है। और बेकर ब्रेड दे रहा है, तो फिनिश गुड। तो इन सबका फ्लो हो गया। इन सबको मैनेज करना, इन सबका मैनेजमेंट, इन सबका कॉपरेशन, इन सबको इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बात समझ में आ गई। क्यों जरूरी है, अगर ये इंडिपेंडेंट हो, भाई मान लो कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाए, वो व्हाइट ब्रेड छोड़कर उसका टेस्ट बदल जाए, उसकी जरूरत बदल जाए, वो अब ब्राउन ब्रेड पर आ जाए, तो अगर ये आपस में बात ही नहीं करेंगे, अब ध्यान से सुना जरा कॉन्सेप्ट, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि भी कस्टमर का कब नेचर चेंज हो गया, कब उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। ये तो अपना वही गेहूं से आटा और आटे से व्हाइट ब्रेड और उसी को बेचने हैं और बिक ही नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने आपस में कभी बात ही नहीं करी। तो इसका मतलब अगर कस्टमर का टेस्ट रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाती है पीछे तक, ताकि फार्मर उस हिसाब से अपना इनपुट चेंज करे, राइट। दूसरा, अब यहां पर अगर फार्मर को लगता है अब मुझे गेहूं नहीं ग्रो करनी है, राइट, वो कुछ और ग्रो करने लग जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनको देता है ताकि ये अपना मैनेजमेंट उस हिसाब से कर सके। देखिए कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोलो बात समझ में आ गई। ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ जी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, फ्लो ऑफ डब्ल्यूआईपी, फ्लो ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम इनिशियल टू एंड। और ये सारी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड होती है, ये सारी एक्टिविटीज आपस में कोरिलेटेड होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। एक की परफॉर्मेंस दूसरे को इफेक्ट करती है, राइट। तो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज ही थी, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन सर्विस, उन सबको कोरिलेट करना आपस। क्लियर बात। तो ये कहलाता है हमारा सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट बेसिक। अब आता है सेकंड पॉइंट। देखो ये सारे मैंने आपको लिख के दे दी, ठीक है। हाँ जी, जैसे कहते हैं ना, हालांकि जो बेकर है वो डायरेक्टली ट्रांसैक्ट नहीं करता कस्टमर से और फार्मर से, बट इट इज स्टिल अफेक्टेड बाय देम एज दे आर द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, है ना। भाई जो बेकर है वो डायरेक्टली थोड़ा ना कस्टमर से बात कर रहा है या फार्मर से बात कर रहा है, नहीं, बट वो इफेक्ट होगा कि अगर फार्मर कुछ और ग्रो करने लग जाए, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, तो वो इफेक्ट होगा ना पूरी सप्लाई चेन में। इसलिए उनको आपस में बातें करते रहना, आपस में अच्छी बॉन्डिंग रखना, आपस में कोरिलेट होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये कहलाता है हमारा सप्लाई चेन। क्या, अब देखो फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई चेन फोरम, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, इन्होंने सप्लाई चेन का प्रोसेस डिफाइन करा है, ठीक है। हाँ जी, ये डिफाइन करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एक साथ, ऑफ की बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम एंड यूजर थ्रू ओरिजिनल सप्लायर दैट प्रोवाइड प्रोड्यूस प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब कहां से इनपुट से लेकर ओरिजिनल सप्लायर से लेकर एंड यूजर तक किस तरह से मैनेज होता है। हाँ जी, तो ये 8 एक्टिविटीज को उन्होंने डिफाइन करा है। 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोसेस डिफाइन करें, बिल्कुल सिंपल है, आपको अलग से ध्यान में नहीं रखना, मैंने इसको कोरिलेट कर दिया है। ये सेम ही है जो प्राइमरी एक्टिविटी में है, बस नाम बदल दिया है। आप इसको नाम बदल के करोगे तो अननेसेसरी एक और आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या था जरा बताऊं, इनबाउंड। हाँ जी, प्राइमरी एक्टिविटी समझ गए ना, फटाफट बता दूं जरा। इनबाउंड कन्वर्शन, है ना, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस, ठीक है।
इनबाउंड का क्या मतलब था? मटेरियल को लेना, रखना, भेजना। कन्वर्शन का रॉ मटेरियल कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में। मार्केटिंग एंड सेल्स यानी वेयर हाउस में रखना, कस्टमर को भेजना, शेड्यूलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्केटिंग, ये आउटबाउंड। मार्केटिंग एंड सेल्स कस्टमर को अवेयर करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस देना, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट, ये। हाँ, अब इसी को ध्यान से सुनो। सबसे पहला आता है इनबाउंड, उसका नाम यहां पर है सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट। मटेरियल को लेना, रखना, भेजना ना, सप्लायर सेलेक्ट करना ही तो था, नहीं भाई? तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं इनबाउंड में कि भाई इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहला सप्लायर को, सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखो। सबसे पहली बात है सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखो। कैसे सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखोगे? उसको पेमेंट डिले मत करो, उसको दुखी मत करो। तो यहां पर प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन में ये समझाना चाह रहा है उसी बात को अलग तरीके से कि सप्लायर जब आप सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप उसको खुश रखो, एडवांस पेमेंट दो, आप उसको पेमेंट टाइम से दो, तभी वो रॉ मटेरियल आपको टाइम से देगा, क्वालिटी मटेरियल देगा, ये कहना चाहते हैं। इनबाउंड में क्या है? सप्लायर रिलेशन, यानी सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखो। कैसे अच्छा रिलेशन रखो? कैसे? पेमेंट एडवांस कर दो, पेमेंट ऑन टाइम कर दो, राइट? तभी वो मटेरियल क्वालिटेटिव देगा और जब आपको जरूरत होगी तब देगा। इससे आपका लीड पीरियड कम हो जाएगा और आपको अपना स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? और ये कैसे हो सकता है सप्लायर से अच्छा रिलेशन? टाइम लिमिट। भाई सप्लायर अगर आपको जब मटेरियल जब चाहिए तब दे देगा तो आपको रखना नहीं पड़ेगा अपने पास और उसका लीड पीरियड भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या हुआ? इनबाउंड। बात समझ में आ गई? मतलब सप्लाई चेन में सबसे पहला प्रोसेस है इनबाउंड, यानी सप्लायर को खुश रखो, राइट? दूसरा है कन्वर्शन, मतलब हाँ जी, ऑपरेशन, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, यानी जब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, ये मशीनें हैं असेंबलिंग, इसका मतलब मुझे मशीनों को, मुझे लेबर को, प्रोसेस को, यानी जो मेरी एसेट्स हैं इनको मुझे अप टू डेट रखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो हो सके स्मूथ, नहीं ताकि मैं अपनी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं, मेरा बिजनेस इफेक्टिवली चले। तो क्या ना क्या चाहते हैं? इंफॉर्मेशन फ्लो इज द की प्रोसेस। भाई यहां पर हमारे पास मशीनें हैं, नहीं भाई, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन अच्छी तरह फ्लो नहीं होंगी तो फिर यहां प्रोसेस अप टू डेट नहीं होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस में, इसका मतलब मशीन सारी अप टू डेट रखनी पड़ेंगी, यानी मशीनों पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा, अच्छे लेबर रखने पड़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी नहीं रखनी पड़ेंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो स्मूथ हो, एक्यूरेट हो, नहीं और हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। हाँ भाई, आप अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे ये वाले फीचर हो तो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ना सेल्स वालों के थ्रू, तभी तो मैं कन्वर्ट करूंगा वैसा, नहीं तो मैं तो अपना बनाता रहूंगा। भाई अगर कस्टमर ब्राउन ब्रेड मांग रहा है और मेरे पास इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो रही तो मैं कैसे उसको उसका इनपुट पीछे से लेकर आऊंगा? तो इंफॉर्मेशन फ्लो का सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। क्लियर? ये आ रहा है कन्वर्शन में, यानी ऑपरेशन। तीसरा क्या था? आउटबाउंड। ध्यान से देखो आउटबाउंड में क्या था? हाँ जी, वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखना और उसको कस्टमर के घर तक पहुंचाना, है ना? तो यहां पर तीन बातें आ गई, आउटबाउंड में तीन बातें आ गई, क्या क्या? ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये तीनों आउटबाउंड में आ गई। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? ऑर्डर कस्टमर को समय से दे दो, डिलीवरी। भाई उसी बात को कह रहे हैं कि डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर शुड बी ऑन टाइम। कैसे सर? भाई लॉजिस्टिक सिस्टम आप अपना ठीक रखो, आपका अपना रखो या आउटसोर्स करो, ये अब आप देख लो सिचुएशन पर, बट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ऑन टाइम, ईदर बाई योर ओन लॉजिस्टिक और बाई आउटसोर्सिंग, ठीक है? तो डिलीवरी आपके टाइम पर होनी चाहिए, यानी हमें ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम रखना चाहिए, चाहे तो अपना चाहे आउटसोर्स, मतलब जो डिलीवरी वैन है खुद खरीद कर रखो या आप किराए पे ले लो, जो ये इंश्योर कर सके कि रॉ मटेरियल सप्लायर से सही टाइम पर आ जाए और
प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर में कोई बाधा ना आए, अनइंटरप्टेड चले, तो ये कहलाता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। दूसरा कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, यानी कस्टमर को वो दो जो वो मांग रहा है। ऐसा नहीं है भाई, जैसे अमेजन से कस्टमर ने गुड्स मंगाया, 39 साइज की शर्ट मंगाई, पहुंचा दी उसको 40 की, समझ रहे हो? तो कस्टमर जो मांग रहा है वो दो आप, यानी कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। एज पर सर्विस, मतलब आपकी मान लो टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी है, अब कस्टमर ये कह रहा है कि भी मुझे 4 स्टार होटल चाहिए, मुझे यहाँ पर ये सुविधा चाहिए। अब आप उसको क्या दे रहे हो? आपने कोई ऐसे 3 स्टार होटल दे दिया उसको, और क्या दे दिया आपको 4 स्टार होटल दे दिया। उसने साइट सीन मांगे थे, आपने वो नहीं दिए। नहीं, उसने उस होटल की रिक्वायरमेंट मांगी थी जहां पर स्विमिंग पूल की सुविधा हो, डिफरेंट ये वाली फैसिलिटीज, आप उसको नहीं दे रहे। तो यहाँ पर सप्लाई चेन में यही कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, जो कस्टमर मांग रहा है वो दो, ठीक है। तो ऐसा आप, मतलब कस्टमर अगर ब्राउन ब्रेड मांग रहा है तो ब्राउन ब्रेड दो, व्हाइट ब्रेड मांग रहा है तो व्हाइट ब्रेड दो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, यानी ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट रखो कि जो कस्टमर चाह रहा है वही दो, ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो एज पर डिमांड। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, जो हमारा वेयर हाउस है ना भाई, आउटबाउंड में क्या था, वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ रहा है तो वेयर हाउस का स्पेस ऐसा रखो ताकि नया प्रोडक्ट कस्टमर के पास जल्दी टाइम से पहुंच जाए। पता लगा वेयर हाउस में सर इतनी जगह ही नहीं है, तो पहले पुराना प्रोडक्ट चला जाएगा, फिर नया आएगा, जब तक नया आएगा, जब तक हमारे पास नया आएगा तब तक वो पुराना हो जाएगा। तो आउटबाउंड आपका सही होना चाहिए। तो आउटबाउंड में 3 चीज आ गई, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब ऑर्डर टाइम से आ जाए, यानी ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे आउटसोर्स हो, ताकि डिलीवरी टाइम पर हो जाए। कस्टमर सर्विस में क्या होना चाहिए कि कस्टमर जो मांग रहा है वो दो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और तीसरा डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी वेयर हाउस की जगह ऐसी हो ताकि स्पेस मैनेजमेंट ऐसा हो कि जो नया प्रोडक्ट है कस्टमर के पास टाइम से पहुंच जाए, यानी स्पेस को यूटिलाइज करो, ठीक है, इफेक्टिवली एंश्योर न्यू प्रोडक्ट कैन रीच द मार्केट फास्टर। नहीं तो पता लगा जब तक मार्केट में पहुंच रहा है कोई फायदा ही नहीं है। आगे हो गया इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड। इनबाउंड में क्या, एक मिनट, इनबाउंड में क्या, सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट, यानी सप्लायर को खुश रखो, पैसे दे लो, पैसे ले लो भाई, एडवांस ले दे, टाइम से ले ले, मुझे मटेरियल जब चाहिए तब भेज दे, ताकि लीड पीरियड कम हो, ताकि स्टोरेज कॉस्ट ना बियर करनी पड़े, और क्वालिटेटिव मटेरियल भेजे। तो वह इनबाउंड हो गया, सप्लाई रिलेशन मैनेजमेंट। कन्वर्शन है ना, ऑपरेशन, यानी मैनेजमेंट, ये फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब आप इन्वेस्ट करो अपनी प्रोसेस में, स्किल्स में, एसेट्स में, आईटी में, ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम से आ जाए। अगर आपके पास स्टाफ अनस्किल्ड होगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाएगी कस्टमर क्या मांग रहा है, सही है। तीसरा आउटबाउंड, आउटबाउंड में ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर टाइम से पहुंच जाए, ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम रखो ताकि ऑर्डर समय से पहुंच जाए, चाहे अब अपना ऑर्डर, अपना लॉजिस्टिक सिस्टम हो या आउटसोर्स हो। कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर मांग रहा है उसको वो दो। अगर मान लो कस्टमर ने एक प्रोडक्ट मांगा है, 39 साइज की शर्ट चाहिए, अब उसको वो दो, ऐसा आपको मैनेज करना है, क्लियर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, यानी जो आपका वेयर हाउस है उसका स्पेस इस तरह से यूटिलाइज करो कि नया प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट में पहुंच जाए। डिमांड मैन्युफैक्चर, ये क्या आएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी आप फोकस करो हाउ टू जनरेट डिमांड, मार्केटिंग मेथड, प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, एसएमएस हो, आप मार्केटिंग चैनल कौन सा सिलेक्ट करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच हो। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी अगर कस्टमर को गुड्स भेजा और वो वापस आ रहा है, अगर आपने, नहीं सॉरी, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट यहां पर आएगा कि हम कस्टमर की नीड को पहचाने, टेस्ट को पहचाने, रिक्वायरमेंट लें, एक्सपेक्टेशन क्या है कस्टमर की, उसको इंटरेक्ट करके, और हम एफर्ट्स करें कि उसकी रिक्वायरमेंट टाइमली मीट हो, यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सर्विस सप्लायर, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिमांड, प्रोडक्शन मस्ट बी प्लान अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये मेन लाइन। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम जो कस्टमर की डिमांड है 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करें, राइट। हाँ जी, रिटर्न्स मैनेजमेंट, यानी ऐसा सिस्टम मेंटेन करें
कि अगर कोई खराब वापस आया उसको या तो रिप्लेस करें या रिपेयर करके दें। तो ये हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 8 पॉइंट्स हो गए। चलिए पांडे, मैं एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करा दूं। देखिए, हाँ जी, ग्लोबल सप्लाई चेन सबसे पहला इनबाउंड सप्लाई रिलेशन, सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखो एडवांस पेमेंट या पेमेंट टाइम से करके, ताकि वो रॉ मटेरियल आपको जब आपको जरूरत हो तब दे, क्वालिटेटिव मटेरियल दे। इससे आपका लीड पीरियड बचेगा और स्टोरेज कॉस्ट बचेगी। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो कन्वर्शन ऑपरेशन, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, किसमें, प्रोसेस में, एसेट्स में, स्किल्ड लेबर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ताकि इंफॉर्मेशन स्लो सॉरी इंफॉर्मेशन स्मूथ हो, स्ट्रीमलाइन हो। अब आउटबाउंड, इसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट यानी अपना लॉजिस्टिक सिस्टम इतना स्ट्रांग रखो ताकि ऑर्डर की डिलीवरी टाइम से हो जाए। अब लॉजिस्टिक सिस्टम आपका अपना हो या आउटसोर्स हो। कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर जो मांग रहा है वो दो, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपना वेयर हाउस का स्पेस इस तरह से मैनेज करो कि नया प्रोडक्ट कस्टमर के पास टाइम से पहुंच जाए। डिमांड मैनेजमेंट, फोकस करो कि डिमांड क्रिएट हो, मतलब कस्टमर अवेयर हो। मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। कस्टमर रिलेशन, कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखो, उसकी कंप्लेंट टाइम से हैंडल करो। जो भी गुड्स वापस आ रहा है उसको रिप्लेस, उसको वारंटी, उसको रिपेयर, उसको टाइम से करके दो। तो ये कहलाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस। चलिए अब आते हैं पुश मॉडल एंड पुल मॉडल। हाँ जी, अगला है नेक्स्ट में पुश मॉडल एंड पुल मॉडल, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, पुश मॉडल, जब हम मार्केट में कितनी डिमांड है अंदाजा लगाते हैं R&D करके, बस कि भाई लेट्स सी हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखते हैं कितनी है। नहीं, व्हाइट ब्रेड हम बेच रहे हैं तो देखते हैं कितनी डिमांड है, बस एक अंदाजा, ठीक है। उस डिमांड के हिसाब से, मतलब कस्टमर से बातें करके बस एक डिमांड का अंदाजा लगाते हैं R&D करके, ठीक है। उस R&D को करके फिर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड। डिमांड कैसे फोरकास्ट करते हैं? हाँ जी, वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, R&D करके, ऑपरेशन रिसर्च और डाटा माइनिंग। क्लियर बात? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सप्लायर सप्लाई टू फोरकास्ट किसको देते हैं? मैन्युफैक्चरर को। ये जो फोरकास्ट है उसके बेस पर रॉ मटेरियल तैयार करके मैन्युफैक्चरर को देते हैं, और उस फोरकास्ट के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं इन्वेंट्री फोरकास्ट के आधार पर, और फिर रिटेलर को देते हैं, ये भी फोरकास्ट के आधार पर अपना रखते हैं, और फिर कस्टमर को बेचते हैं। ध्यान रखना, परचेज व्हाट इज अवेलेबल, मतलब हमने अपने हिसाब से डिमांड एस्टिमेट कर ली कि भाई इस वाले फीचर्स के प्रोडक्ट बिकेंगे। कार इंडस्ट्री है तो हमने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लिया कि भाई इस कलर की कार बिकेगी, ये वाला मॉडल बिकेगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें हमारे पास आएंगी, तो वो यहां पर हमारे पास आ गए। ओके, मतलब अब कस्टमर मेरे पास आया, जब कस्टमर मेरे पास आया, नहीं, तो हमने उसको ये सारी चीजें दिखा दी, भाई ये जो है वो ले लो। जैसे फैशन फैब्रिक्स है तो हमने उसको ये सारी चीजें दिखा दी कि भैया ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब वो कहता है कि नहीं सर मुझे तो 39 का साइज इस कलर में चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने सोचा था कि उसकी डिमांड नहीं होगी। तो ये कहलाता है पुश मॉडल, यानी हम डिमांड अनुमान लगा लेते हैं और उसके हिसाब से बनाते चले जाते हैं। अब मान लो कोई कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे पास नहीं होती, ठीक है। अब आता है दूसरा पुश मॉडल, पुल मॉडल। पुल मॉडल में उल्टा है कि पहले कस्टमर भाई जो तुम्हें चाहिए वो बता दो, वो बनाएंगे। जैसे अमेजन पर कस्टमर ऑर्डर बुक करता है कि मुझे रेड कलर का, मुझे 39 ये वाला चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप भी क्या होता है, कस्टमर का ऑर्डर लिया जाता है, कौन सा फीचर, कौन सा प्रोडक्ट, किस टाइप का चाहिए, किसको, रिटेलर को देते हैं कि भी मुझे ये वाला ऑर्डर चाहिए। फिर रिटेलर वो वाला ऑर्डर लेकर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है कि इसकी डिमांड आई है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर वो मैन्युफैक्चरर को देता है, और फिर सप्लायर उस हिसाब से रॉ मटेरियल सप्लाई करता है।
तो पुल मॉडल में स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल डिमांड, यानी एक्चुअल जो डिमांड होती है उसमें एंटिसिपेटेड डिमांड, इसमें एक्चुअल डिमांड यानी ऑर्डर के हिसाब से हम गुड्स को बनाते हैं। दिस न्यू बिजनेस मॉडल इज लेस प्रोडक्ट एंड मोर डायरेक्टली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल कस्टमर, राइट। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं, मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे अमेजन वगैरह हो गए ऑनलाइन। तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आता है अगला अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ध्यान से देखो, फैक्ट्री को हम लेके चलते हैं, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अच्छा एक मिनट उसको वहीं लेते हैं। हाँ जी, ये देखो यहीं से फैक्ट्री, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वेंडर से, यानी वेंडर हो सकता है होलसेलर को दे, होलसेलर फैक्ट्री को दे, फिर फैक्ट्री होलसेलर रिटेलर कस्टमर। तो जो भी फैक्ट्री से इंफॉर्मेशन आती है वेंडर के थ्रू, ये कहलाता है अपस्ट्रीम, ये कहलाता है अपस्ट्रीम। ओके, और फैक्ट्री से जब इंफॉर्मेशन जाएगी कस्टमर तक जिस चैनल के थ्रू, वो कहलाएगा डाउनस्ट्रीम। बिल्कुल क्लियर है, राइट। मतलब अगर हम यहां बात करें, हाँ जी, ये जो इंफॉर्मेशन है फॉर्मर से लेकर बेकर तक, फॉर्मर से लेकर बेकर तक, ये कहलाएगा आपका अपस्ट्रीम। और वो इंफॉर्मेशन, वो चेन जो बेकर से कस्टमर तक जाती है, दैट इज डाउनस्ट्रीम। क्लियर बात। चलिए अब एक मिनट इसके बारे में, हाँ जी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मीनिंग व्हेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल रिलेट्स टू सप्लायर, इट इज टर्म्ड एज अपस्ट्रीम, यानी सप्लायर से रिलेटेड होती है, यानी सप्लायर टू फैक्ट्री, तो अपस्ट्रीम। और जब फ्लो इंफॉर्मेशन की फिनिश गुड्स की कस्टमर के साथ में होती है, यानी फैक्ट्री से कस्टमर, तो वो कहलाती है डाउनस्ट्रीम। क्लियर बात है, इनिशियल से फैक्ट्री तक अपस्ट्रीम, फैक्ट्री से कस्टमर तक डाउनस्ट्रीम। मटेरियल रिटर्न रिपेयर आफ्टर सेल सर्विस, अपस्ट्रीम में मटेरियल होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा। भाई फैक्ट्री से सप्लायर तक का जो सफर है अपस्ट्रीम, कस्टमर तक का डाउनस्ट्रीम। तो कस्टमर को कोई प्रोडक्ट वापस करना है पार्ट्स, तो वो डाउनस्ट्रीम, सप्लायर को वापस करना है हमें, तो वो अपस्ट्रीम। नहीं, ऑर्डर पॉइंट ऑफ सेल डाटा अपस्ट्रीम, यानी ये ऑर्डर के हिसाब से इसको देगा, कैपेसिटी के हिसाब से डिलीवर करेंगे। अच्छा बिल्कुल सिंपल है, पेमेंट यानी यानी फैक्ट्री वाले सप्लायर को पेमेंट करेंगे और कस्टमर से लेंगे, इनवाइस रेज करेंगे या उधार देंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। तो जो भी इंफॉर्मेशन सप्लायर को जाती है फैक्ट्री से या सप्लायर से फैक्ट्री को आपस में, वो अपस्ट्रीम। जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक जाती है फैक्ट्री से होलसेलर रिटेलर के थ्रू, दैट इज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, फैक्ट्री से सप्लायर को रॉ मटेरियल इनपुट वापस होगा और कस्टमर को प्रोडक्ट वापस होगा। फैक्ट्री सप्लायर को पेमेंट करेगी और कस्टमर से लेगी। ओके क्लियर। अब इसका मैनेजमेंट देखना है। अच्छा एक मिनट, यहां तक मैं समझा दूं आपको, हमने क्या क्या कर लिया। हाँ जी, देखो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, ग्लोबल सप्लाई चेन समझ लिया, पुश एंड पुल मॉडल, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मॉडल समझ लिया, अपस्ट्रीम का मीनिंग समझ लिया और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग समझ लिया। अब अपस्ट्रीम मैनेजमेंट, इसमें दो आएंगे, रिलेशन विद द सप्लायर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज। तो अपस्ट्रीम मैनेजमेंट समझना है। चलिए अब आते हैं अपस्ट्रीम मैनेजमेंट। हाँ जी, मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम सप्लाई चेन प्रोसेस। मैनेजमेंट का मीनिंग हम क्या कहते हैं, कंट्रोल, मैनेज करना। मैनेज करोगे, कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे, है ना, किसको, अपस्ट्रीम वालों को। मतलब कि अगर फैक्ट्री, अगर मैन्युफैक्चरर, वेंडर तक का जो सप्लाई चेन है, वो सारी सप्लाई चेन हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, समझ रहे हो, अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा वो सप्लाई चेन, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि डाउनस्ट्रीम यानी कस्टमर को डिलीवरी उसके हिसाब से टाइम से दे पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यानी पहले आपको अपस्ट्रीम को ठीक करना पड़ेगा, यानी पहले आपको अपस्ट्रीम को ठीक करना पड़ेगा,
तो कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा। जब तक आपका पिछली चेन ठीक नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, बॉन्डिंग ठीक नहीं होगी, तो इसका मतलब आगे गुड्स आप डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। पता लगा वेंडर से मटेरियल नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो मैनेजमेंट किसका? ट्रांजैक्शन विद सप्लायर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। जितनी रिसीविंग चेन स्ट्रांग होगी, रिसीविंग चेन समझ गए, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेना हमारे पास, यानी फॉर्मर से, ध्यान सुना, फॉर्मर से, फॉर्मर वीट ग्रो करेगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर उसको मिल मालिकों को देगा, ये आटा बनाकर बेकर को देंगे, है ना। तो अब बेकर तक जो ये चेन अपस्ट्रीम जितनी स्ट्रांग होगी, तभी तो वो ब्रेड बनाकर आगे होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक पहुंचेगी, नहीं, तभी क्वालिटी सर्विस टाइम से डिलीवर होगी। तो अब इसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया जाए? ठीक है, दो पार्ट, सप्लायर से रिलेशनशिप और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से करो। सप्लायर से रिलेशन अच्छा रखो, सप्लायर से रिलेशन अच्छा रखो, नहीं भाई, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ऑप्टिमम करो। बात समझ में आ गई? चलिए, अब सप्लायर से रिलेशन अच्छा करने के लिए एक सप्लायर की स्ट्रेटेजी है, सोर्स, कितने सप्लायर रखें, कॉस्ट क्वालिटी क्या है, और बनाएं या खरीदें। तो सबसे पहला सप्लायर स्ट्रेटेजी, मतलब ऐसी सप्लायर से स्ट्रेटेजी रखो, ऐसा एग्रीमेंट कर लो कि वो आपके पर कंट्रोल ना कर पाए, समझ गए? यानी सप्लायर की स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, सप्लायर पर कंट्रोल आप कर पाओ, वो अपनी मनमानी ना करे। हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, उससे एक एग्रीमेंट साइन कर लो कि भाई अगर आप डिले डिलीवरी करोगे, अगर आप टाइम से डिलीवरी नहीं करोगे, देन यू हैव टू पे पेनल्टी। यानी आप ऐसी स्ट्रेटेजी, रणनीति लगाओ कि वो अपनी मनमानी ना कर पाए, ओके, यानी एग्रीमेंट कर लो। इसका मतलब कोई भी ऐसा आप एग्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, फॉर पेनल्टी इन केस ऑफ डिले डिलीवरी, नहीं, लो क्वालिटी, चल। दूसरा सोर्स, कहां से मेटेरियल खरीदोगे? हम बेस्ट सप्लायर चूज करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। हाँ, अगर सप्लायर का बिजनेस हमारे बिजनेस से बड़ा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, फिर वो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ सप्लायर। अब आप एक सप्लायर सिलेक्ट करो तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप एक सप्लायर सिलेक्ट करोगे तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा होगा। और अगर आप कई सारे सप्लायर सिलेक्ट करोगे तो बल्क डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको महंगा मिलेगा टोटल, नहीं। बट अगर आपको लगता है एक सप्लायर सिलेक्ट करके बल्क डिस्काउंट तो ले लेंगे, बट हो सकता है कभी वो डिले करे डिलीवरी, रिस्क हो जाए, तो फिर आप मल्टीपल सप्लायर सेलेक्ट करो, ठीक है। कॉस्ट क्वालिटी स्पीड ऑफ डिलीवरी, वो सप्लायर सेलेक्ट करो जो क्वालिटी भी अच्छी दे, डिलीवरी भी टाइम से दे, नहीं, क्योंकि अगर डिले डिलीवरी होगी, अगर डिलीवरी डिले होगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और जल्दी हो जाएगी तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमारी तो कॉस्ट इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है। हमें डिसाइड करना है कि बनाना है या खरीदना है। तो ये है सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट। दोबारा, सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट का मतलब सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखो, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, सोर्स, नंबर ऑफ सप्लायर, कॉस्ट क्वालिटी, मेक और बाय। यानी सप्लायर से ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ, एग्रीमेंट करो कि वो आपके ऊपर वो मनमानी ना कर सके, आप उस पर कंट्रोल करो, यानी उसको ऑर्डर ज्यादा देते रहो, पेमेंट भी टाइम से देते रहो, बट वो मनमानी ना कर पाए। सोर्स, आपको कहां से सप्लायर सेलेक्ट करना है? आपको सप्लायर, बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट करना है। अगर सप्लायर का बिजनेस बड़ा है आपके बिजनेस से, तो फिर उसकी बार्गेनिंग पावर फिर ज्यादा होगी। फिर आप देखो, नंबर एक सप्लायर सेलेक्ट करना है या ज्यादा सप्लायर सेलेक्ट करना है? अगर आपको एक सप्लायर सेलेक्ट करना है तो फायदा होगा बल्क डिस्काउंट का, बट हो सकता है आप उस पर निर्भर हो जाओ, वो डिले डिलीवरी करे। अगर ऐसा है तो फिर मल्टीपल सप्लायर, वो सप्लायर सेलेक्ट करो जो टाइम से दे, सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया। अब आप सोचो, बनाना है या आउटसोर्स करना है। तो ये हो गई सारी बातें किसके लिए? सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट। सेकंड है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपस्ट्रीम में अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, हम इसको यूज करें प्रॉपरली। इसमें 3 चीजें आती हैं, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट। ध्यान से मतलब ई सोर्सिंग मतलब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। ध्यान से देखो, आप बेकर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो, है ना, अब आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो क्या करोगे आप? आप टेंडर इनवाइट करोगे कि भैया जो जो सप्लायर अपना रॉ मटेरियल हमें बेचना चाहते हैं, नहीं, हमने टेंडर इनवाइट करे हैं, आप अपनी कोटेशन भेजिए कि भाई हम आपको इतने में रॉ मटेरियल दे देंगे, इतने में दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं। नहीं, हम सोशल मीडिया के थ्रू एक वेबसाइट डेवलप करते हैं। हमारे पास एक इंटीग्रेटेड ईआरपी होता है, सॉफ्टवेयर। हम वेबसाइट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, टेंडर इनवाइट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने कोटेशन दो। जब हमारे पास कोटेशन आ जाती है तो हम उस कोटेशन में लीस्ट कोटेशन वाला सिलेक्ट करके वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है ई सोर्सिंग। इससे आपका टाइम, कॉस्ट, मनी, तीनों चीजें बचती हैं। तीनों में ही है, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट, तीनों में एक ही बात है, टाइम, कॉस्ट, मनी सेव होते हैं। क्योंकि आपने बस वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर डाल दिया कि आपने इनवाइट करा है टेंडर्स, इनवाइट करा है टेंडर्स, और वो कहा है आपको कि भाई आप अपने कोटेशन सबमिट करो, फिर हम सिलेक्ट करेंगे लीस्ट कोटेशन और हम आपको ऑर्डर दे देंगे। तो ये हो गया ई सोर्सिंग। कैसे? वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। फिर उसके बाद जब हमने सेलेक्ट कर लिया, परचेज करेंगे। नहीं, परचेज कैसे करोगे अब आप? ये नहीं है कि हर बार आप उसको ऑर्डर दोगे, नहीं, सप्लायर को आप अपनी रिक्वायरमेंट एक बार समझा दोगे, राइट, और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको ऑर्डर टाइम से मिलता रहेगा। तो वेंडर क्वालिटी मटेरियल और टाइम से मटेरियल तभी दे पाएगा जब उसको रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर के थ्रू। मटेरियल रिक्वायरमेंट कम्युनिकेटेड टू सप्लायर, मतलब ये हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहां पर हमने ये देख लिया, एक होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, ये एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो हमने किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? वेंडर को, कि देखो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मेरे पास अब ऑर्डर आता है कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में ना 2 किलोग्राम चाहिए ए मटेरियल, 3 किलोग्राम चाहिए बी, 4 किलोग्राम चाहिए सी। नहीं, तो मेरा सॉफ्टवेयर जैसे ही ऑर्डर आता है, मान लो 1000 यूनिट का ऑर्डर आया, तो 2000 इसकी रिक्वायरमेंट, 3000 इसकी, 4000 इसकी, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से वेंडर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कहां से? इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मटेरियल आपको अच्छी क्वालिटी का भेज देगा। क्लियर है? तो नॉर्मली हम क्या करके चलते हैं, नॉर्मली हम क्या करके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, ठीक है, मतलब जो हमारी बार बार रिक्विजिशंस होती हैं, ठीक है, वो लिस्ट हम जो रेगुलर परचेज करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड होती है। तो ये हम ऑलरेडी अपलोड करके रखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और वेंडर के पास ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू जाती रहती है। उसका एक लिंक सॉफ्टवेयर के पास, वो वेंडर के पास होता है। अगर इसमें कुछ अपडेट करना होता है, नहीं सर अब मशीन आपकी पुरानी हो गई, अब ये 4 किलोग्राम चाहिए, तो हम इसमें अपडेट करते रहते हैं। तो वेंडर विल, ध्यान से सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, ई परचेजिंग, यानी आफ्टर सिलेक्टिंग द वेंडर, हम उसको क्या देते हैं, सॉफ्टवेयर का लिंक दे देते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर फीड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वेंडर विल सप्लाई द क्वालिटेटिव मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर ऑन टाइम विद क्वालिटेटिव। कब? व्हेन ही रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑन रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस का मतलब जब मुझे जरूरत होगी, मैं बार बार उसको ईमेल नहीं करूंगा, मैं अपने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दूंगा ऑर्डर, और बिल्स ऑफ मटेरियल थ्रू, वो बिल्स ऑफ मटेरियल के थ्रू कितनी क्वांटिटी चाहिए वेंडर के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वेंडर मुझे सप्लाई कर देगा। बिल्स ऑफ मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं, रेकरिंग रिक्विजिशन, शॉपिंग लिस्ट, रेगुलर परचेज आइटम, ठीक है। तीसरा, ई पेमेंट, जब हमारे पास मटेरियल आ जाएगा तो हम उसको परचेज करने के बाद बेस्ट पॉसिबल सप्लायर से पेमेंट कर देंगे। कैसे? ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है, इससे आपका रिस्क कम होता है, इससे लॉसेस की संभावना कम होती है, टाइम कॉस्ट, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, राइट भी, इससे हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है। ओके, हाँ जी, बेटर परचेज होती है।
तो तीनों चीजें समझ में आ गई। ई इलेक्ट्रॉनिक यानी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट। ई सोर्सिंग का मतलब आप सेलेक्ट करते हो सप्लायर, कैसे? आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या करते हो? टेंडर इनवाइट करते हो कि आप रिक्वेस्ट करते हो कि अपनी कोटेशन भेजो, फिर लीस्ट कोटेशन को हम सिलेक्ट करके सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। एक बात, इससे हमारा कॉस्ट, टाइम, एफर्ट्स बचते हैं कि हम कौन सा सप्लायर सेलेक्ट करें, बस इसके लिए वेबसाइट होनी चाहिए। फिर हम ई परचेज करते हैं, मतलब जो सिलेक्ट कर लिया सप्लायर उसको हम ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चली जाती है कि भाई परचेज हमें इतना करना है, इतना करना है। कहां से? ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर से, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू। material requirement communicate to the supplier, yani vendor will supply the qualitative material on time only when he receive the order on real time basis with through software। यानी इसका मतलब है जैसे सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली बिल्स ऑफ मटेरियल में फीड हो जाएगा। बिल्स ऑफ मटेरियल होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना कितना मटेरियल चाहिए, तो जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ऑटोमेटिकली वेंडर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी विद ईआरपी सॉफ्टवेयर। वेंडर सप्लाई कर देगा, तो जैसे ही मेरे पास मटेरियल आ जाएगा हम उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। टाइम, कॉस्ट, मनी सब पैसा बचेगा और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है। ठीक है, हाँ जी। अगला है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन विद कंज्यूमर और कस्टमर, टर्म्ड एज डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद वेंडर, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद वेंडर अपस्ट्रीम, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद कस्टमर डाउनस्ट्रीम। बिल्कुल क्लियर है। कहने का मतलब क्या है कि हम, ध्यान से सुना, जिस रास्ते से कस्टमर तक पहुंचते हैं, जिस रास्ते से कस्टमर तक पहुंचते हैं वो रास्ता हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, यानी वो चैनल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा, रिटेन रहेगा। भाई जैसे दिल्ली से जयपुर जाना आपको कहीं भी, अगर वो रास्ता हाईवे का है ना, बैरियर नहीं है उसमें, तो जल्दी पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे और कहोगे वाह भी मजा भी आ गया यात्रा का। यानी आपकी जो सप्लाई चेन है कौन सी, कस्टमर तक की, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए चार बातों को ध्यान में रखना है, उसके लिए चार बातों को ध्यान में रखना है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग मेंटेन करो, कस्टमर रिलेशन मैनेज करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रांड स्ट्रेटेजी। तो पहला आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, दूसरा कस्टमर रिलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां भी थी यहां भी है, इसमें एक बस ब्रांड स्ट्रेटेजी और आगे। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे? हाँ जी, इंटरनल मार्केट, रेफरल मार्केट, एक तो इंटरनल मार्केट को स्ट्रॉन्ग करो, रेफरल मार्केट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, इन्फ्लुएंस मार्केट को स्ट्रॉन्ग करो, रिक्रूटमेंट मार्केट को स्ट्रॉन्ग करो, और जो सप्लायर मार्केट है और कस्टमर मार्केट, कौन कौन सी हो गई? इंटरनल, रेफरल, इन्फ्लुएंस, रिक्रूटमेंट, सप्लायर और कस्टमर। ठीक है, अब पहले इनको एक बार देखते हैं एक एक करके। इंटरनल मार्केट यानी ये विद इन द कंपनी, इंटरनल मार्केट। हाँ जी, मार्केटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेसफुल हैंडल द डाउनस्ट्रीम चेंज। ठीक है, हाँ जी, रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या कहना चाहते हैं हम? अगर हमारे पास स्टाफ अच्छा होगा, क्वालिटी सर्विस देंगे, प्रॉपर प्राइसिंग रखेंगे, कस्टमर की केयर करेंगे हम, तो उस वजह से हम एक तो पुराने कस्टमर को मेंटेन कर पाएंगे और नए कस्टमर को मेंटेन कर पाएंगे। ये मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब भाई कस्टमर कहीं ना चला जाए, एग्जिस्टिंग भी ना चला जाए और नए भी आए। कैसे संभव है? हम अच्छा स्टाफ रखें, कस्टमर की केयर करें, जो वो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको हैंडल करें, अच्छा हम अपने पास स्टाफ रखें, अच्छी क्वालिटी सर्विस दें, यही हमारी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम। यानी डाउनस्ट्रीम चैनल, हमारा डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट को अच्छा बनाना है, उसकी बात कर रहे हैं, यानी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो उसमें सबसे पहला आता है इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट का मतलब क्या होता है कि जैसे टाटा ग्रुप है ना, जैसे टाटा ग्रुप है,
उसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, है ना। तो ये आपस में इंटरनल अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट स्किल्स डेवलप होगी, मार्केटिंग डेवलप होती है। रिलायंस है, इसमें अलग अलग ग्रुप है, रिलायंस पेट्रो है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, राइट, रिलायंस की दूसरी कंपनी है। इन सबके मैनेजर के आपस में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, तो मार्केट बढ़ती है, डाउनस्ट्रीम हमारा स्ट्रांग होता है। नहीं, आप एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट, या एक ग्रुप ऑफ कंपनी में डिफरेंट कंपनीज का रिलेशन आपस में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट होता है। समझ गए बात। देखो मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूं आपको, जैसे मान लो कोई एक कस्टमर है, ठीक है, वो रिलायंस कम्युनिकेशन का कस्टमर है, ठीक? और वही कस्टमर रिलायंस पेट्रो का भी है, ठीक? तो अगर ये दोनों कंपनी आपस में कम्युनिकेट रखेंगी, तो अगर किसी उस कस्टमर को एक में प्रॉब्लम आती है, तो वो हो सकता है दूसरे से सपोर्ट ले ले। तो ये क्या कहलाएगा, हाँ जी, इंटरनल, ये कहलाएगा आपका इंटरनल मार्केट, ये कहलाएगा आपका इंटरनल मार्केट। हाँ जी, रेफरल मार्केट, इंटरनल मार्केट क्लियर हो गया। रेफरल मार्केट, कुछ मार्केट में, मतलब ये कहते हैं माउथ पब्लिसिटी, जैसे कहते हैं ना कि रेफर करो, मतलब अगर हम किसी कस्टमर को अपना सामान देते हैं, बेचते हैं, और वो आगे किसी को रेफर करता है, तो उससे भी आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो आगे आपका सामान बेचे। माउथ पब्लिसिटी वाला मार्केट होता है, इससे हमें रेफरेंस मिलते हैं। पुराने कस्टमर से रिलेशन बना के रखो, वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड को, नए कस्टमर को रेफरेंस कर सकता है। और एम्प्लॉय भी होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे रेफर करते हैं, इनसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। ठीक है, रेफरल का मतलब हम अपने जो कस्टमर हैं, अपने जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखें ताकि वो आगे नए कस्टमर को रेफर करें। इन्फ्लुएंस मार्केट क्या होता है कि मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो जिनका एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे सेलिब्रिटी हो गए, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आ रही है बाजार में, राइट, उस पर अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लो, तो उनका इन्फ्लुएंस है, लोग उनको अपना बेंचमार्क समझते हैं, अपना मोटिवेशनल फैक्टर समझते हैं, कि वो ये कहते हैं कि जो जिस प्रोडक्ट पर वो हाथ रखेंगे, लोगों को विश्वास हो जाता है, लोगों के दिमाग में फिट हो जाती है कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये हो कि हमें उन सेलिब्रिटी से, उन लोगों से जिनका मार्केट पर अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, जो एम्बेसडर कहले जाते हैं, जो सेलिब्रिटी कह जाते हैं, या जो क्रिकेटर हो, तो उनका जिनका मार्केट पर अच्छा इन्फ्लुएंस हो, उनसे हमें अच्छा रिलेशन, अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी होगी। ए गुड रिलेशन मस्ट बी डेवलप्ड बाय द फर्म जिनका अच्छा रेलिवेंस होता है, जैसे कुछ मीडिया होते हैं, पुलिस होते हैं, गवर्नमेंट, सेलिब्रिटी, लॉयर्स, प्रेस, जिनका इन्फ्लुएंस होता है, दे मे बी बाइंग अवर प्रोडक्ट। इनसे अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो डाउनस्ट्रीम स्ट्रांग होगा। ये अच्छा इन्फ्लुएंस होते हैं जनरल पब्लिक पर, ये जिस प्रोडक्ट को रेफर करते हैं वो जल्दी सेल होता है, इसलिए हमें अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। एक बात है। रिक्रूटमेंट मार्केट मतलब हमें कुछ ऐसी एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, अथॉरिटीज से रिलेशन अच्छा बना के कांटेक्ट रखना चाहिए, जो हमें अच्छे रिसोर्स देने के लिए तैयार रहते हैं। मेंटेन द गुड रिलेशन विद द रिक्रूटिंग एजेंसी, जैसे हो गए यूनिवर्सिटीज, हो गए कॉलेज, हो गए, जो हमें अच्छे डिजर्विंग एम्प्लॉय देते हैं, ये अच्छे रिसोर्स, क्योंकि अच्छे रिसोर्स होंगे तभी तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। यहाँ से देखो ना, मैं शुरू में कहा था, आपके पास अच्छे एम्प्लॉय होने चाहिए जो कस्टमर की केयर कर पाए, तभी मार्केटिंग डेवलप होगी, है ना। अच्छे स्टाफ होने चाहिए, अच्छे स्टाफ कहां से मिलेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसी से। ठीक है, हाँ जी, सप्लायर मार्केट, कस्टमर मार्केट, यानी जो हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखोगे तो वो आगे आपके प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करवाएंगे। ओके, कस्टमर मार्केट इसका मतलब है ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एज वेल एज इंटरमीडिएट, दे कैन ईदर बी कंज्यूमर और, आज के डेट में हम अच्छी सर्विस देंगे, ठीक है, तो हमारे हमारे लिए फायदा होगा, वो कहलाएगा कस्टमर मार्केट। ध्यान रखना, कस्टमर मार्केट क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने, ध्यान से सुना।
ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से हमें अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। हमें उन कस्टमर से रिलेशन बनाकर रखना चाहिए जिनसे ना तो हम उन कस्टमर से भी रिलेशन अच्छा बनाकर रखना चाहिए। हो सकता है ना तो पास में कोई रिलेशन था, ना ही उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई रिलेशन होगा, फिर भी इनसे अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। हो सकता है ये फ्यूचर में कोई नया कस्टमर क्रिएट कर ले। बहुत ध्यान से, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे सपोज एक एक्स कंपनी है, ठीक है, एक एक्स कंपनी है। अब इसके पास एक वेंडर, इसके पास एक वेंडर है, ध्यान से सुनना। ये अपना रॉ मटेरियल, ये अपना प्रोडक्ट कह लो, इसलिए तो प्रोडक्ट होगा, ए ये बेचता है, ठीक है। हम ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। अब एक्स कंपनी अभी अभी एट प्रेजेंट, ये मैं वेंडर कह दूं मिस्टर राम, ठीक है। ये एक्स कंपनी अभी शाम से रॉ मटेरियल खरीद रही है, ओके, और कोई दिक्कत नहीं इनको। बट ये जो वेंडर राम है, एक्स कंपनी को अप्रोच करता है, आप एक बार हमारा रॉ मटेरियल ट्राई करो, नहीं तो इस वेंडर के लिए एक्स कस्टमर है ना, कोई पास में कोई रिलेशन इतना नहीं जानते थे, पता नहीं फ्यूचर में भी होगा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हर ओकेजन पर ये वेंडर इनसे मिलता आके कि सर हमारा एक बार गुड्स ट्राई करो, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आप ये एक बार गिफ्ट लेके रख लो, एज ए सैंपल लेके रख लो। एक्स कंपनी वाले ठीक है भाई, रख दे यहाँ पर। अब 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि ये शाम फेल हो जाए इनको रॉ मटेरियल देने में, या एक्स कंपनी को शाम से कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, तब उस केस में ये एक्स कंपनी इस वेंडर को अप्रोच कर सकती है। तो यानी इस वेंडर के पास ये कस्टमर मिल गया, ये कस्टमर मार्केट कहलाई। बात समझ में आ गई। तो कई बार हम उन कस्टमर से भी अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं जिनसे हमारा कहीं कोई पास्ट फ्यूचर में अभी कोई उम्मीद नहीं है, बट अगर उनसे भी अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो दे मे कन्वर्ट इन द फ्यूचर, राइट, दे मे कन्वर्ट इन द फ्यूचर। क्लियर। तो मार्केट मॉडल कौन कौन से हो गए, इंटरनल, इन्फ्लुएंस, राइट, रेफरल, रिक्रूटमेंट, कस्टमर और सप्लायर। इंटरनल का मतलब एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट या ग्रुप ऑफ कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट, जैसे टाटा में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ऐसे रिलायंस में रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस कम्युनिकेशन अदर। तो इन सबको आपस में अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए, इससे मार्केट डेवलप होती है। इन्फ्लुएंस मार्केट में हम कहेंगे कि कुछ लोगों का मार्केट में इन्फ्लुएंस होता है, वो जिस चीज के बारे में बोलते हैं कस्टमर उसको पहले खरीदता है, ब्रांड इमेज, सेलिब्रिटी हो गई, राइट। तो उनसे हमें अच्छा रिलेशन बनाकर मेंटेन करना चाहिए। रेफरल मार्केट, माउथ पब्लिसिटी, कई बार हम ऐसी स्कीम लेकर आते हैं कि कस्टमर को, एम्प्लॉइज को ये कहते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को हमारा प्रोडक्ट रेफर करोगे तो हम आपको रेफरल डिस्काउंट देंगे, तो वो कहलाता है रेफरल। रिक्रूटमेंट मार्केट, कुछ एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो अच्छे कैंडिडेट सप्लाई करती है, जिनको हमें जरूरत होती है, तो उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। कस्टमर मार्केट बता ही दिया कि कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जिनसे हमारा ना पास में ना फ्यूचर में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता, फिर भी हम उनसे रिलेशन बनाने की उम्मीद रखकर एक रखते हैं। अगर हम सप्लायर से भी अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो वो भी कुछ कस्टमर हमारे को फ्यूचर में लाकर देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है, हाँ जी, एनालिसिस ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, राइट। हाँ जी, अगला है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी सीआरएम कहते हैं इसको। ध्यान सुनो, ये ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो डिटेल मेंटेन करता है हमारे कस्टमर की, कि उन्होंने हमसे कितने टाइम पहले सामान खरीदा था, उनका कंसर्न क्या था, हमने उनको क्या सर्विसेज दी, उनकी कंप्लेंट हमने कैसे हैंडल करी। तो ये सीआरएम टोटल उनके बारे में पूरी उनकी और पूरी जन्म पत्री दे देता है। तो इससे हम कस्टमर के रिलेशन को मेंटेन करने में हमारे को सहायता मिलती है, क्योंकि ध्यान रहे, एक अगर सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तो वो आगे 10 को लेकर आएगा, और एक डिससेटिस्फाइड आगे 10 को मना करेगा। मतलब 10 तो एक वैसी फिगर है
एक सेटिस्फाइड कस्टमर आगे कई कस्टमर को लेकर आता है, एक डिससेटिस्फाइड कई कस्टमर को मना कर देता है कि भी कहीं भी जाओ वहां मत जाना, सेटिस्फाइड होगा भाई कहीं मत जाना वहीं जाना, समझ गए। तो ये हम सीआरएम के थ्रू मेंटेन करते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कस्टमर होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल का मतलब यहाँ वैसी पर्सनल नहीं कि उन्होंने हमसे कौन कौन सा सामान खरीदा था, कब खरीदा था, परचेज हिस्ट्री, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस क्या थी, इकोनॉमिकल थी, लग्जरी थी, क्या थी, क्या उनके कंसर्न थे, ठीक है, और ये इंश्योर करना होता है कि हम उनको सेटिस्फाइड कर पाए, ये ऐसी सर्विस दे ताकि वो रिटेन रह सके। तो मतलब है क्योंकि एक कस्टमर 10 को लेकर आता है, 10 चले जाते हैं, तो ये कहलाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, एनालाइज ऑफ कस्टमर एंड बिहेवियर। इसका मतलब है हम कस्टमर के टेस्ट और उसका नेचर को एनालाइज करें कि मैंने नया प्रोडक्ट, हमने नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा, नहीं तो डाउनस्ट्रीम को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है ना, ये आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया बाजार में, कोई नई फैशन फैब्रिक, आप नई प्रोडक्ट, नया मोबाइल, नई आपने रेस्टोरेंट है, कोई नई डिश लॉन्च करी, तो कस्टमर उसको कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो प्राइस सेंसिटिव है, क्या वो फीचर को देखता है, क्या वो क्वालिटी को देखता है, ये एनालाइज करो पहले ना, तो आपका डाउनस्ट्रीम स्ट्रॉन्ग होगा। कस्टमर ब्राउन ब्रेड मांग रहा है या व्हाइट ब्रेड मांग रहा है, तो पहले उसको एनालाइज करो, उसकी टेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट, है ना, उसकी जरूरत को पहचानो, ठीक है, राइट भाई। अगर मान लो टूर ऑपरेटर है तो एज ग्रुप, नहीं भाई, अब जैसे मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो देखेगा, एनालाइज करेगा कि हमें कौन से स्टूडेंट, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को देखना है, नहीं स्कूल स्टूडेंट्स को कोचिंग देनी है, राइट, या फिर ग्रेजुएशन वालों को देनी है, तो वो देखेगा, कस्टमर को एनालाइज करेगा उनके बिहेवियर को, राइट भाई, उसके हिसाब से फिर वो मार्केटिंग करेंगे। तो एनालाइज करते हैं कस्टमर को, क्वालिटी कंसर्न है, प्राइस सेंसिटिव है, नए प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, नहीं उनका स्टेटस, यानी वो महंगा करते हैं, सस्ता परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, टूर ऑपरेटर्स हैं, एज ग्रुप देखेंगे बिलो 25, नहीं तो वो हमेशा क्या चाहेंगे, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, नहीं 60 वाले नॉर्मल, तो एज ग्रुप के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कस्टमर का टेस्ट हमें ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, हम उन कस्टमर की अकाउंटिंग निकालते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। कैसे, हम सभी कस्टमर को एनालाइज करते हैं डिफरेंट सेगमेंट में, एनुअल रिटर्न बनाते हैं कितना कॉस्ट, और आइडेंटिफाई करते हैं क्वालिटी कस्टमर को, एलिमिनेट करते हैं नॉन प्रॉफिट। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एबीसी के थ्रू, ध्यान से सुनना, जैसे बैंकिंग कंपनी है, क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है, अब ये क्रेडिट कार्ड इन्होंने इशू करे किसको, स्टूडेंट को, ठीक है, बिजनेसमैन को, राइट, हाँ जी, सर्विसमैन को, ओके, राइट, हाउस वाइफ को। अब इस कंपनी ने क्रेडिट कार्ड इशू करे सबको, तो वो ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो ज्यादा सामान खरीदते हैं, ज्यादा सामान खरीदेंगे तो क्रेडिट कार्ड ज्यादा रैप होगा, ज्यादा फायदा होगा, जो ज्यादा सामान खरीदते हैं, ज्यादा पैसे का क्रेडिट लेते हैं, ज्यादा ब्याज आएगा। कौन से ऐसे कैटेगरी के कस्टमर हैं जो क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं, कभी परचेज ही नहीं करते, या बहुत कम परचेज करते हैं, या जो क्रेडिट पीरियड है उससे पहले पेमेंट देते, तो हमारा कोई फायदा नहीं है। तो हमें एनालाइज करना होगा प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के फॉलो करके, कि जो कस्टमर हमारे हायर प्रॉफिटेबल वाले हैं उनको अलग कर लो, नॉर्मल प्रॉफिटेबल वालों को अलग कर लो, कम प्रॉफिटेबल वालों को अलग कर लो, लॉस वालों को अलग कर लो। तो जो हायर प्रॉफिटेबल वाले हैं उनको बढ़ाओ और लॉस वालों को कम कर दो, क्लियर है। यानी हमें कस्टमर सिलेक्ट करने होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। एनालाइज करो एबीसी के हिसाब से। जैसे हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, कई प्रकार के कस्टमर होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप है, हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, सर्विस क्लास है ना, उन कस्टमर को सिलेक्ट करना होता है जिनमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्लेटिनम कस्टमर मोस्ट प्रॉफिटेबल, गोल्ड कस्टमर नॉर्मल, आयरन कस्टमर लो प्रॉफिटेबल, लीड कस्टमर अनप्रॉफिटेबल। जिसमें ज्यादा फायदा होता है उनको प्रमोट करते हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं,
और सर्विस देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं जिनसे प्रॉफिट नहीं होता। क्लियर? सिलेक्ट द कस्टमर हु प्रोवाइड द हायर बेनिफिट, डिसकंटिन्यू और इंप्रूव द कस्टमर सर्विसेज जो हमारे लिए लॉसेस दे, उनको हटा ही सकते हैं बेसिकली। क्लियर? तो ये कहलाता है कस्टमर प्रॉफिट, इससे हमारा डाउनस्ट्रीम स्ट्रांग होगा। कस्टमर लाइफ साइकिल, कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ कस्टमर हमारे कई बार लाइफ टाइम के लिए नहीं जुड़ते, 3 साल 5 साल 7 साल के लिए जुड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो उतने साल के अंदर हमें कितना रिवेन्यू देंगे, कितना प्रॉफिट देंगे, उसके आज प्रेजेंट वैल्यू, उसके हिसाब से फिर हम जज करते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर। और कई बार फिर हम ये भी देखते हैं कि शुरू में कस्टमर को फ्री में दे दो, जैसे जियो ने किया, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते चले गए, नहीं, बाद में उनसे थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुरू में ध्यान से सुनो, जब हम कस्टमर को फ्री सर्विस देते हैं, फ्री सिम दी है आपने और फ्री उनको मोबाइल डाटा दिया, तो जब वो फ्री की आदत पड़ गई 1 साल 6 महीने, तो कस्टमर आपका आदी हो गया, अब आप उसे चार्ज कर रहे हो, तो वो क्या सोचेगा, यार अब क्या, मैं नंबर भी वही है मेरा, है ना, अब क्या मैं थोड़े से पैसे के लिए अननेसेसरी दूसरी कंपनी के पास जाऊं, वो देने को तैयार हो जाएगा, यानी वो कस्टमर लाइफ टाइम के लिए आपके पास जुड़ गया। समझ गए बात? तो ये कहना चाहते हैं, तो कस्टमर लाइफ टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट दैट वी डिराइव फ्रॉम कस्टमर ओवर एंटायर लाइफ टाइम और रिलेशनशिप दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, ये प्रॉफिट निकालते हैं एबीसी के थ्रू। समझ में आ गई बात? हाँ जी, हो सकता है कस्टमर लाइफ टाइम हमारे साथ ना रहे, वो 3 साल रहे, 5 साल रहे, 7 साल रहे, तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होती है उसको अपना प्रोडक्ट बेच पाए, और हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम कस्टमर ओवर दैट लाइफ टाइम ऑफ रिलेशन विद कस्टमर ज्यादा हो। जैसे जियो पहले फ्री दिया, बाद में पैसे लेते हैं, नॉर्मल कस्टमर हमेशा के लिए अपना बन जाता है। तो ये कस्टमर लाइफ टाइम की बात हो गई। हाँ जी, अब आगे आता है कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन एंड रिटेंशन और एक्सटेंशन। कस्टमर सिलेक्शन, हमें वो कस्टमर सिलेक्ट करना होता है पहले, नहीं, हमें कौन सा कस्टमर सिलेक्ट करना है, जैसे कार बेचनी है, इकोनॉमिकल कार बेचनी है, मॉडरेट, लग्जरी, जैसे बिल्डिंग की बात करें, बिल्डर हैं, तो वो देखते हैं कि हमें कौन सा कस्टमर सिलेक्ट करना है, 2 बेडरूम वाले कस्टमर ज्यादा है, 3 बेडरूम वाले ज्यादा है, 4 बेडरूम वाले ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ता है, टाइप ऑफ कस्टमर विच द कंपनी नीड्स टू टारगेट हैज टू बी सिलेक्टेड। इकोनॉमिकल कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, मॉडरेट को कर रहे हो, प्रीमियम कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, राइट? किसको टारगेट कर रहे हो आप? फैशन फैब्रिक्स है तो वेस्टर्न कल्चर वाले को कर रहे हो, इंडियन कल्चर वाले को कर रहे हो, मेन को कर रहे हो, वुमेन को कर रहे हो, चिल्ड्रन को कर रहे हो, किस टाइप के कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे हो, पहले ये डिसाइड करते हैं। फिर कस्टमर एक्विजिशन, रिलेशन विद द, रिलेशन आपको डेवलप करना चाहिए नए कस्टमर के साथ, यानी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर, राइट, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल ऑफलाइन टेक्निक, यानी हाउ टू एक्वायर कस्टमर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ऑनलाइन टेक्निक जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, ऑनलाइन पार्टनरशिप, इंटरेक्टिव, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, डायरेक्ट मेल, सेमिनार करते हैं, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, हम कौन से मीडिया के थ्रू, कौन से सोर्स के थ्रू कस्टमर को एक्वायर करते हैं, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। अच्छा एक मिनट, जैसे पेटीएम की बात करूं, तो पेटीएम वाले क्या करते हैं, कैशबैक देते हैं, पेटीएम वाले कैशबैक देते हैं आपको, और ये कहते हैं कि आप रजिस्टर करो, जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप उनके एक्टिव कस्टमर बन जाते हो। तो ये उनका तरीका हुआ, आपको लुक्रेटिव ऑफर दिया। दीज आर द मेथड्स दे फॉलो टू एक्वायर द कस्टमर। तो कस्टमर को एक्वायर कैसे किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, राइट, सोशल मीडिया के थ्रू, हाउ यू एक्वायर। अब जैसे पेटीएम वालों का तरीका हुआ कि आपको कैशबैक देते रहते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहता है कि कैशबैक ले लो, अगर आप ये ट्रांजेक्शन करोगे कैशबैक ले लो, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हो उनको, आपके पास कैशबैक आ जाता है, फिर आप उनके कस्टमर बन जाते हो। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन,
हाँ जी, कीपिंग कस्टमर, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने पास रखते हो कैसे? एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड टू एंश्योर बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंश्योर ऑनगोइंग क्वालिटी। मतलब आप कस्टमर को रिटेन करने के लिए जो भी एफर्ट्स करते हो, राइट, दैट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग। मास कम्युनिकेशन, ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कस्टमर एक्सटेंशन। कस्टमर एक्सटेंशन में 3 चीजें आती हैं, रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल। रीसेल का मतलब होता है कि पुराने कस्टमर को बुलाकर ये बताना कि अब आप नया प्रोडक्ट ले लो। पुराने कस्टमर को आपको नया कस्टमर बनाना, यानी जो एक बार कस्टमर प्रोडक्ट ले गया अब आप उसको दोबारा बेचना चाहते हो। क्रॉस सेल, कॉम्बो, जैसे कोचिंग में होता है कि भाई एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट ले लो, यानी एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरा प्रोडक्ट ले लो, क्रॉस सेलिंग। इंश्योरेंस, जैसे बैंकिंग कंपनी है, नहीं, वो लोन दे रहे हैं तो साथ में आपको इंश्योरेंस भी बेच देंगे, क्रॉस सेलिंग। ले लो की बात, यानी कई बार कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। अप सेल, यानी जो कस्टमर आपका था उसको महंगा प्रोडक्ट बेचना। ठीक है, तो 3 हो गई कस्टमर सेलिंग। आगे आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी, एक बार इसको रिवाइज करा दूं। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमारे कस्टमर की पूरी जन्म पत्री होती है कि उसने क्या परचेज किया, कब परचेज किया, उसका कंसर्न क्या था, भाई हमने उसको कितना गुड्स डिलीवर करा, तो वो सारी डिटेल हमारे पास इसकी होती है। एक, हम उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इससे ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर कई कस्टमर को लेकर आता है, एक डिससेटिस्फाइड कई कस्टमर को ले जाता है। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हमें बनाना जरूरी है ताकि हमारा पता लगता रहे कस्टमर का फीडबैक क्या है, ठीक? कितने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है, मतलब मेन पहला पॉइंट, एनालाइज ऑफ कस्टमर एंड देयर बिहेवियर। तो सबसे पहले हमें मतलब उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको समझना जरूरी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, राइट। उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर आता है, क्वालिटी कंसर्न है, प्राइस सेंसिटिव है। हम इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो कहते हैं नहीं मुझे फीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। टूर ऑपरेटर हैं तो बिलो 25 के लिए क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, अबव 60 के लिए क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, उसको पहले भाई अगर मान लो अबव 60 वाले को बोल दोगे नहीं कि आप स्काई डाइविंग करोगे, स्कूबा करोगे, तो हम आपको कंसेशन देंगे, कोई फायदा नहीं है ना। तो कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए उसका टेस्ट, उसका बिहेवियर जानना जरूरी है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, हम उन कस्टमर की लिस्ट बना लेंगे जो कस्टमर हमें ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, कम प्रॉफिट देते हैं, लॉस देते हैं। तो जो कस्टमर हमें ज्यादा प्रॉफिट देते हैं उन कस्टमर को हम मेंटेन करेंगे, फोकस करेंगे, उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि वो ज्यादा सेटिस्फाई रहें, और जो लॉस देते हैं उनको हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट को दे रहे हैं, बिजनेसमैन को दे रहे हैं, सर्विसमैन को दे रहे हैं, हाउसवाइफ को दे रहे हैं, तो ज्यादातर हमने देखा कि जो बिजनेसमैन है वो हमारे लिए फायदेमंद है, तो इनके लिए बिजनेस पॉलिसीज अच्छी बनाओ, क्लियर पार्ट। तो इसके लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कोई भी कस्टमर हो सकता है हमारे पास लाइफ टाइम के लिए ना हो, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए रहे, तो वो 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में जितने साल के लिए भी रहेगा उतने साल में जो प्रॉफिट देगा उसकी आज नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ये देख लेते हैं। हो सकता है कस्टमर लाइफ टाइम के लिए भी रहे, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जैसे जियो ने बनाई कि शुरू में प्रोडक्ट फ्री दे दिया जैसे जैसे उसको आदत पड़ गई फिर हमने पैसे लेने शुरू कर दिए, तो वो फिर कस्टमर कहीं जाएगा नहीं। अब वो कस्टमर सोचेगा नहीं भाई अब मैं क्या अपना मोबाइल नंबर चेंज करूं, क्यों मैं अपना ये अननेसेसरी सिम चेंज करूं, वो उसी पर कंटिन्यू रहता है। क्यों कहता है, वही सोचता है कि अब दूसरों को भी तो पैसे देने हैं, चलो अब इसी पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये कहलाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगला है कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन और एक्सटेंशन। कस्टमर सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा कस्टमर चाहिए, इकोनॉमिकल चाहिए, मॉडरेट चाहिए, लग्जरी कस्टमर चाहिए, कितनी वैल्यू वो आपको देगा, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेचोगे आप। ठीक है, रिटेंशन यानी कस्टमर को खुश रखना, सॉरी एक्विजिशन कस्टमर को एक्वायर कैसे करोगे, जैसे पेटीएम वाले हैं वो आपको लाल लिक्विडिटी ऑफर देते रहते हैं कि भाई आप कैशबैक लो, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप आता रहता है, आप एक बार कहते हो चलो यार हम इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हो वैसे आप उनके कस्टमर बन जाते हो। तो ये एक्वायर करने का तरीका है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एसएमएस करते हैं,
नॉर्मल वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, राइट। कस्टमर रिटेन कैसे करोगे, उसको खुश कैसे रखोगे, सिंपल सी बात है, क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी देकर, मेन। ओके। कस्टमर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बढ़ाओगे कैसे, तीन होते हैं इसमें, रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल, यानी पुराने कस्टमर को दोबारा बेचना, ठीक है। कैसे, सीआरएम के थ्रू, कि जब मतलब जो पुराने कस्टमर, आपने देखा होगा, आप जब शॉप पर जाते हो तो वो कस्टमर आपको बिल दे देता है, नहीं, और आपका फोन नंबर ले लेता है। तो वो क्यों लेता है फोन नंबर, क्योंकि आप उसके पुराने कस्टमर, आप कस्टमर बन गए। अब जब भी उसके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, जब भी उसके पास कोई नई रेंज आती है, तो वो आपको एसएमएस भेज देता है कि भाई हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया, हमने सेल लगाई है। तो पुराने कस्टमर को दोबारा बेचना। क्रॉस सेल, यानी कॉम्बो ऑफर लगाना, जैसे कोचिंग है, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट, कि दोनों को हम बोलोगे तो हम 10% का डिस्काउंट देंगे, इस तरह से बाई वन गेट वन फ्री, राइट। अपसेल यानी अपसेल यानी महंगा प्रोडक्ट बेचना, ठीक बात है। क्रॉस सेल में आप वो भी कर सकते हो कि बैंकिंग कंपनी है ना, लोन दे रही है आपको, तो उसके साथ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हो गया कस्टमर रिलेशन। पहले था मार्केटिंग, कस्टमर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रांड। देखो एक मिनट पीछे आता हूं मैं। ये आ गया ना, देखो, डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में। हाँ देखो ना, डाउन स्ट्रीम में रिलेशनशिप मार्केट हो गया, कस्टमर रिलेशन मार्केट हो गया। अब यूज ऑफ आईटी एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी। ओके, चलिए। हाँ जी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ध्यान सुना। हमारे पास इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी ईमेल, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा चेंजेस ताकि कस्टमर को ऑर्डर मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। कस्टमर कैसा ऑर्डर देगा, कोई मेरी शॉप पर आके तो देगा नहीं, वो ऑनलाइन ऑर्डर देगा, है ना। तो मेरे पास वेबसाइट होनी चाहिए, मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, एप्लीकेशन का मतलब मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि वो ऑनलाइन ऑर्डर दे सके। तो हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि वो जो ऑर्डर दे, नहीं, और वैसे ही ऑर्डर जैसे ही आए, हम अपने प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे दे रियल टाइम बेसिस पर, ईआरपी के थ्रू। बात समझ में आ गई। ये कहते हैं यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब कस्टमर और फैक्ट्री, नहीं। तो ये दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो जल्दी कैसे हो, आपकी वेबसाइट हो, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन हो, आपके पास ईआरपी हो, जैसे ही कस्टमर ऑनलाइन अप्लाई करेगा, ऑर्डर देगा, वैसे ही वो ऑर्डर रियल टाइम बेसिस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चला जाए ईआरपी के थ्रू। तो इससे क्या होगा, टाइम कॉस्ट, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, ऑर्डर डिलीवरी टाइम पर हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर तो कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ जी, दो तरीके से बात करते हैं हम। जैसे ऑनलाइन बुकिंग, अब कस्टमर ने ऑनलाइन बुकिंग करी अमेजन पर, है ना। अब जैसे ऑनलाइन बुकिंग का ऑर्डर आया, इनका ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है, वो इन्फॉर्मेशन वेंडर के पास चलेगी ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा, इतना ऑर्डर आया है, वेंडर के पास भी ईआरपी है, वो मैन्युफैक्चरर के पास चली गई। तो वैसे ही मतलब मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोडक्ट वेंडर को दे दिया, और वो फिर कस्टमर के पास चला गया। नॉर्मल बुकिंग में क्या होता है, जैसे ऑर्डर आया आपकी दुकान पर, सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर ईआरपी के थ्रू प्रोडक्शन में चला गया, और उसके लिए वेंडर सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो डिलीवरी फास्ट हो जाती है इससे। ओके, चलिए लास्ट है ब्रांड स्ट्रेटेजी। ब्रांड आप ऐसे बनाओगे अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, यानी अपने प्रोडक्ट का लोगो बनाओगे ताकि वो एक जैसा नजर आए, सेम कलर, ताकि कस्टमर कहीं भी देखे दूर से तो पहचान जाए, हाँ ये इस कंपनी का लोगो है। तो ब्रांड इमेज बनाओगे ताकि कस्टमर कहीं भी जाए, मॉल पर जाए, मार्केट में जाए, वो आपकी कंपनी का पर्टिकुलर लोगो देख के समझ में आ जाए कि अच्छा अच्छा ये लोगो है। तो लोगो से ब्रांड, कंपनी की ब्रांड इमेज बनती चली जाती है। तो हमेशा कंपनी का एक लोगो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए,
स्पेसिफिक कलर होना चाहिए, स्पेसिफिक लोगो होना चाहिए, ताकि कस्टमर के दिमाग में वो लोगो फिट हो जाए। मर्सिडीज जैसे एक लोगो है, ऑडी कार है, उसका एक लोगो है, नहीं, तो ये लोगो देख कर समझ आता था कि अच्छा ये कार ये वाली है। ओके, तो ये कस्टमर के दिमाग में एक डिफरेंशिएशन फीचर, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फिट कर देता है कि हाँ ये एक अलग से क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? चलिए, ओके, देखो बेटा एक बार ना इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर्म के थ्रू प्रोसेस, पुश एंड पुल मॉडल, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल स्टेज से लेकर एंड यूज कस्टमर तक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उसको हमें मैनेज करना होता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं होता, केवल रॉ मटेरियल का भी फ्लो होता है और WIP का भी, फिनिश गुड्स का भी। तो ये नेटवर्क होता है फ्लो, कहाँ से? इनपुट से लेकर आउटपुट तक, इनपुट से लेकर आउटपुट तक, वेंडर से लेकर प्रोडक्ट तक। ठीक है, इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ठीक है, रॉ मतलब सबसे पहले वेंडर की बात करते हैं। वेंडर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है सप्लायर को। ओके, और फिर मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, ये स्टोर करता है, और फिर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। तो इस सब एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये वही है जो हमने प्राइमरी एक्टिविटी में देखा था, पोर्टर की इनबाउंड, है ना, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज सप्लाई चेन में ही आती है। यानी इन सब एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, कोऑपरेट करना होता है, इंटर रिलेटेड होती हैं, एक की परफॉर्मेंस दूसरे को इफेक्ट करती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो इन सबको हमें मैनेज करना होता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब एक एग्जांपल भी दिया था हमने आपको कि भाई जैसे बात करें फार्मर, फार्मर गेहूं ग्रो करता है, मिल मालिकों को देता है, मिल मालिक उससे आटा बनाते हैं और आटा उसको होलसेलर को देते हैं, होलसेलर उस आटे को बेकर को देता है, बेकर उससे ब्रेड बनाकर सुपरमार्केट को देता है, सुपरमार्केट वो कंज्यूमर को देते हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन हो गई। तो इस सप्लाई चेन में हमें क्या समझना है कि भी कस्टमर और फार्मर कोई लिंक नहीं होता आपस में, है ना, बट फिर भी इनडायरेक्टली लिंक होते हैं, क्योंकि अगर मान लो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, वो व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पर आ जाए, तो फिर ये सारी चेन बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, इनका स्टॉक बच जाएगा। यानी इन्फॉर्मेशन हमारी जरूरी है कि इसका टेस्ट क्या है, उसके हिसाब से सुपरमार्केट के पास इन्फॉर्मेशन आएगी, बेकर वही ब्रेड बनाएगा और उसके बनाने के लिए होलसेलर को बोलेगा, फिर मिल मालिकों को बोलेगा कि मुझे वैसा आटा चाहिए, यानी ये वैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। या फार्मर अपना कुछ और चेंज कर ले कि भैया मुझे गेहूं नहीं उगानी, कुछ और उगाना है, तो इन सब पर इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह की सारी आपस में क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, हाँ जी, दूसरा ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, वही सारा। हाँ जी, सबसे पहले क्या क्या इनबाउंड, इनबाउंड क्या होता है? मेटेरियल को लेना, रखना और भेजना, है ना। तो यहाँ पे सप्लाई रिलेशन मैनेजमेंट, यानी हम सप्लायर को ऐसा सिलेक्ट करें ताकि वो हमें रॉ मटेरियल टाइम से दे और हमारा लीड टाइम कम हो, स्टोरेज भी कम हो जाए। पर कैसे सप्लायर को हम अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे? एडवांस पेमेंट या ऑन टाइम पेमेंट करके। ठीक है, सेकंड आ गया ऑपरेशन, यानी कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो इस तरह से हो कि सब स्ट्रीमलाइन हो, यानी आप अपने अपने स्टाफ, अपनी एसेट्स, अपने आईटी पर पैसा खर्च करो, यानी यहाँ पर मशीनें अगर अपडेटेड होंगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, स्टाफ आपका स्किल्ड होगा, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होंगे, तो आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो आसानी से होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, तो आपका कन्वर्शन ठीक होगा, यानी ऑपरेशन ठीक होगा, है ना। यहाँ आउटबाउंड, आउटबाउंड में क्या था? वेयर हाउस, प्रोडक्ट को लेकर रखना, कस्टमर तक भेजना। इसमें यहाँ पर तीन आएंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट आ जाएगा, कस्टमर रिलेशन आ जाएगा, सर्विस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम अपने आप को ठीक रखो, चाहे आप अपना रखो या आउटसोर्स का रखो, इस तरह से लॉजिस्टिक सिस्टम रखो ताकि आपका कस्टमर, आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर के पास टाइम से पहुंच जाए, यानी डिलीवरी मस्ट बी ऑन टाइम बाई सिलेक्टिंग द लॉजिस्टिक सिस्टम इफेक्टिवली। ऐसा ना हो कि अपना आपकी गाड़ियां रास्ते में खराब हो रही हैं, ड्राइवर कहीं और
ध्यान दे रहे हैं, तो फिर डिलीवरी टाइम से नहीं होगी। यानी आउटबाउंड लॉजिस्टिक में इनको हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये मैनेज करना है आपको ना। कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर को सर्विस वो दो, ध्यान देते हो ना, सर्विस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि जो मांग रहा है वो दो। नहीं, अब जैसे ऑनलाइन ऑर्डर आया 36 साइज का अगर शर्ट मांग रहा है तो वो दो, ये नहीं है कि प्रोडक्ट एक्स मांग रहा है प्रोडक्ट वाई दे दिया। ठीक है, ऐसा आप सिस्टम डेवलप करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी वेयर हाउस में ऐसा स्पेस मैनेज करो ताकि नया प्रोडक्ट अगर आए तो मार्केट में टाइम से चला जाए। पता लगा वेयर हाउस आपका भरा हुआ है और नया प्रोडक्ट आया, भाई रुक जा, भी पहले ये जाने दे। तो जब ये जाएगा स्पेस होगा तो फिर हम रखेंगे, तो जब तक ये मार्केट में जाएगा तब तक फिर वो दूसरा मैन्युफैक्चरर मार्केट ले जा चुका होगा। ठीक है, डिमांड मैनेजमेंट, अगला क्या आ गया, मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कस्टमर को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी फोकस, यानी डिमांड कैसे क्रिएट करोगे आप, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके, प्रिंट मीडिया के थ्रू, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, आज सर्विस मतलब कस्टमर को अच्छी सर्विस दोगे, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पहचानोगे, उस पर फोकस करोगे, उससे फीडबैक लोगे। ओके, आगे रिटर्न मैनेजमेंट, आप ऐसा सिस्टम बना के चलोगे कि कोई कस्टमर अगर आपको गुड्स वापस करता है तो आप उसको प्रॉपर रिप्लेस करो, रिपेयर करो, वारंटी दो। ओके, चलिए उसके बाद आता है टाइप ऑफ सप्लाई चेन, पुश एंड पुल मॉडल। पुश मॉडल में यह है कि हम कस्टमर के डिमांड को प्रिडिक्ट कर लेंगे बाई R&D और गुड्स बना के रख लेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप के गुड्स हैं कार है तो SX4 हमने इतनी बना दी, जैन ये बना दी, ठीक है, एल्टो ये बना दी, अपने हिसाब से बना के दे दी। अब ये वाले प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, आपको जो चाहिए ले लो, तो वो कहलाता है पुश मॉडल, यानी एंटीसिपेटेड डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम बना कर रख देते हैं और कस्टमर के लिए अवेलेबल करा देते हैं। पुल मॉडल में ऐसा नहीं होता कि पुल मॉडल में हम पहले कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं और फिर उस ऑर्डर के हिसाब से हम बनाना शुरू करते हैं, राइट। इसमें बेसिकली ऑनलाइन ज्यादा आ जाते हैं। अब अगला आता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, any information from factory to supplier is called upstream, factory to customer downstream। फैक्ट्री से सप्लायर तक का रॉ मटेरियल होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ पेमेंट होती है, यहाँ पेमेंट रिसीव, अमाउंट रिसीव होता है इनवाइस के थ्रू। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट, यानी अपस्ट्रीम के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास दो बातें हैं, रिलेशनशिप विद द सप्लायर, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपस्ट्रीम का मैनेजमेंट जितना सही होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना इफेक्टिव होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपस्ट्रीम का जितना इफेक्टिव होगा, जितना एफिशिएंट होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हमें फायदा होगा कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में। पता लगा पीछे से माल ही नहीं आ रहा तो आगे माल कैसे भेजोगे, तो ये होना जरूरी है। इसके लिए सप्लायर्स का रिलेशन और IT, सप्लायर के रिलेशन में क्या आएगा, स्ट्रेटेजी, सोर्स, नंबर ऑफ सप्लायर, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड मेक और बाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सप्लायर स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएंगे कि वो आप पर हावी ना हो, यानी उससे एग्रीमेंट कर लोगे कि भैया अगर डिले डिलीवरी करी तो मैं पेनल्टी लगा दूंगा, है ना। सोर्स आप सेलेक्ट करोगे, कैसे सोर्स आप सेलेक्ट करोगे, हाँ जी, आप सप्लायर का सोर्स सेलेक्ट करोगे, चूज बेस्ट सप्लायर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अगर सप्लायर का बिजनेस आपके बिजनेस से बड़ा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। नंबर ऑफ सप्लायर, आप देखोगे कि अगर आपको एक सप्लायर सेलेक्ट करना है तो बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा, बट डिलीवरी डिले की संभावना रहेगी, तो उस केस में मल्टीपल सप्लायर बुक करो। वो सप्लायर सेलेक्ट करो जो कॉस्ट भी कम ले, सस्ता टिकाऊ बढ़िया, क्वालिटी भी दे और टाइम से दे। डिसाइड करो कि आपको घर में बनाना है या फिर बाजार से खरीदना है। तो ये हो गया रिलेशन विद द सप्लायर। अब यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाँ जी, इसमें आ गया ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, हाँ जी, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट। ई सोर्सिंग में क्या कहेंगे हम, हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए, हमारे पास सोशल मीडिया स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम सोर्स हम कहाँ से लें, नहीं भी, हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए ताकि हम कोटेशन, ताकि हम टेंडर इनवाइट करें और रिक्वेस्ट करें कि अपनी कोटेशन सबमिट करो, ताकि हम लीस्ट कोटेशन वाले को सिलेक्ट कर सके, तो वो कहलाएगा ई सोर्सिंग। इसके लिए ERP होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। फिर हम परचेज करेंगे, वेंडर आपको तभी सप्लाई करेगा ऑन ऑन टाइम जब उसके पास इंफॉर्मेशन टाइम से आ जाएगी। जैसे जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल से, तो पता लग जाता है कितना मुझे मटेरियल चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन वेंडर के पास चली जाएगी, तो वेंडर टाइम से आपको मटेरियल दे देगा। ये कहलाएगा ई परचेजिंग। बट ध्यान रहे, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू
जितना मटेरियल हमें जब चाहिए उतना मटेरियल वेंडर के पास इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट कम्युनिकेटेड टू सप्लायर ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमें मटेरियल चाहिए उसकी कैटलॉग हम ऑलरेडी फीड कर देते हैं और वेंडर वो हमारे को टाइम टू टाइम भेजता रहता है जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। बट वेंडर भी तभी भेजेगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पर आ जाए। तो रियल टाइम बेसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर वेंडर को इन्फॉर्म कर देगा, तो वेंडर हमारे को डिलीवरी क्वालिटेटिव ऑन टाइम पर पे कर देगा। हाँ, वो कैटलॉग अगर मान लो हमें चेंज करनी है तो अपडेट करते रहते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 की जगह 3 किलोग्राम चाहिए तो वो अपडेट कर देंगे, वेंडर के पास वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। राइट, इसको बोलते हैं हम मटेरियल रिक्विजिशन इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इसके बाद जैसे हमारे पास मटेरियल आ जाएगा हम उसको पेमेंट कर देंगे आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू। इससे हमारे को फास्टर पेमेंट होती है और जीरो एरर होती है, यानी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। अगला है डाउनस्ट्रीम, यानी इंफॉर्मेशन कंट्रोल मैनेज किसका, कस्टमर तक का, है ना। इसके लिए 3 बातें आएंगी, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रांड स्ट्रेटेजी। मतलब कस्टमर से रिलेशन अगर मुझे अच्छा बनाना है तो उसके लिए जिस रास्ते तक कस्टमर तक पहुंचते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वही बड़ी बात आ गई। इफेक्टिव सप्लाई चेन होना चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अब उसके लिए पहला आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, आईटी को यूज करो, ब्रांड स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना। आप डाउनस्ट्रीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, सबसे पहले रिलेशन मार्केटिंग। इसमें क्या क्या आता है आपके पास, इंटरनल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, है ना, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट मार्केटिंग और सप्लायर और कस्टमर। तो इंटरनल में क्या आता है, एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में अलग अलग कंपनीज होती है अंडर द सेम मैनेजमेंट। जैसे टाटा ग्रुप हो गया, है ना, उसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, रिलायंस में रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस केमिकल, रिलायंस कम्युनिकेशन, इस तरह से। तो ये सारी जो यूनिट होती हैं या डिपार्टमेंट आपस में कोरिलेटेड हो, आपस में कॉपरेशन हो, इनका मैनेजर का आपस में अच्छा रिलेशन हो, तभी हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी। एक यूनिट कहलाएगा, जैसे कहते हैं ना, एक मतलब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ग्रुप से एक मार्केट बनती है। कस्टमर एक इंडिविजुअल के पास जाना कम पसंद करता है, एक ग्रुप के पास जाना अच्छा पसंद करता है। तो इंटरनल मार्केट कहलाता है। रेफरल मार्केट, यानी हम अगर अपने कस्टमर को ये कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट किसी को भी रेफर करोगे, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो हम आपको रेफरल डिस्काउंट देंगे। तो हम अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। इन्फ्लुएंस मार्केट क्या होता है कि कुछ लोगों का मार्केट पर इन्फ्लुएंस होता है, एम्बेसडर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं। तो जैसे कोई भी मार्केट में आप देखोगे टीवी पर ऐड आ रहा है, धोनी किसी प्रोडक्ट को ये कह के बोल रहे हैं, बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट इसमें खासियत है। तो जो धोनी के फैन होंगे वो कहेंगे हाँ इसका मतलब इस प्रोडक्ट में खासियत होगी, तो वो प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। तो हमें उनको अपॉइंट करना चाहिए, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। रिक्रूटमेंट मार्केट, एजेंसीज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अथॉरिटीज, ये कई बार अच्छे रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात ये बताई थी मैंने आपको कि डाउनस्ट्रीम में क्या होना चाहिए, कि हमारे पास अच्छा स्टाफ होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम में देखो डेफिनेशन में हमारे पास अच्छा स्टाफ होना चाहिए ताकि हम कस्टमर तक अच्छा कंट्रोल कर पाए। ये ना देखो, हाँ जी, अच्छे स्टाफ, क्वालिटी सर्विस, प्रॉपर कस्टमर केयर की वजह से एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन कर पाते हैं और नए को ले पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा स्टाफ कहाँ से मिलेगा आपको, अच्छा स्टाफ आपको कहाँ से मिलेगा, हाँ जी, रिक्रूटमेंट से। सप्लायर मार्केट, यानी जो हमारे सप्लायर हैं वो भी आगे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उनसे भी अच्छा रिलेशन। कस्टमर मार्केट, कई बार हमारे पास वो कस्टमर होते हैं जो ना तो हमारे पास पास से कोई रिलेशन, ना फ्यूचर में कोई उम्मीद। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो एक एक्स कंपनी है ना, इसके पास एक वेंडर आता है, ठीक है, इसका ऑलरेडी एक वेंडर है जिससे मटेरियल खरीदते हैं। इस वेंडर के लिए तो ये एक कस्टमर हुआ, ये वेंडर हमेशा अपना प्रोडक्ट लेके सैंपल के लिए इसके पास जाते रहते हैं हर इवेंट पर ये मना कर देते हैं। तो ये वेंडर क्या सोचता है, यार मेरा एक्स में जो कस्टमर है ना तो मेरा पास कस्टमर है और ना ही कोई भविष्य में उम्मीद है, बट फिर भी अपने प्रयत्न को जारी रखते हैं। और कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि इनका एग्जिस्टिंग वेंडर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार, तो फिर ये
इनसे अप्रोच कर लेते हैं तो ये कस्टमर बन जाता है, वो कस्टमर मार्केट कहलाती है। चलिए आगे आता है एनालिसिस ऑफ कस्टमर एंड देयर बिहेवियर, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर सिलेक्शन एंड एक्विजिशन। अरे अगला है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट मतलब सीआरएम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम मेंटेन करते हैं जो कस्टमर हमसे परचेज कर चुके हैं सामान, उनका कंसर्न, उनका टेस्ट, उनकी प्रॉब्लम, यानी ये हम हमारे कस्टमर की एक तरह से पूरी जन्म पत्री होती है। इससे क्या होता है कि हम कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाते हैं। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कई कस्टमरों को लेकर आता है, एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर कई कस्टमर को ले जाता है। तो हम सीआरएम के थ्रू हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि इसमें कस्टमर की हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एनालाइज ऑफ कस्टमर एंड देयर बिहेवियर, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर के नीड, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, इनको इंटरेक्ट करके आप एनालाइज करो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, जैसे नया प्रोडक्ट ला रहे हो तो वो क्या प्राइस सेंसिटिव है, क्या वो ज़्यादा प्रीमियम देने को तैयार होता है। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हर कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ, रेवेन्यू कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, और वो कस्टमर सिलेक्ट करो जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। उन कस्टमर को डिलीट कर दो, उन कस्टमर को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे। जैसे क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल दिया था ना, स्टूडेंट को दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड, बिजनेसमैन को दे रहे हैं, सर्विसमैन को दे रहे हैं, हाउस वाइफ को दे रहे हैं। तो हम एनालाइज कर लेते हैं एबीसी के थ्रू, किस कस्टमर से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किससे कम हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है। तो उस कस्टमर को हम प्रायोरिटी पर रखते हैं जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो कई कैटेगरी बना लेते हैं हम, है ना, प्लेटिनम, गोल्ड, आयरन, लीड। प्लेटिनम हायर, गोल्ड नॉर्मल, आयरन में लो प्रॉफिट, लीड में लॉस। तो जिससे ज़्यादा, जिसमें फ़ायदा वही कायदा, तो ज़्यादा प्रॉफिट वाले कस्टमर को मेंटेन करते हैं और बाकियों को हम जो नॉर्मल है मेंटेन कर लेते हैं, लॉस वाले को डिसकंटिन्यू। कस्टमर लाइफ टाइम, कोई कस्टमर हमारे लाइफ टाइम के लिए भी जुड़ सकता है, या 3, 4, 5, 7 साल के लिए जुड़ सकता है। तो हमें देखना होता है कि उतने सालों में हम जो उससे प्रॉफिट कमाएंगे उसकी आज करंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट टू बी अचीव्ड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, मे बी 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। कई बार लाइफ टाइम के साथ जुड़ जाता है, तो वो स्ट्रेटेजी बनानी होती है, जैसे जियो ने बनाई। ये भी शुरू में फ्री में दिया, बाद में पैसे लेने शुरू कर दिए, तो वो लाइफ टाइम जुड़ जाता है। कस्टमर सिलेक्शन, हमें ये कस्टमर सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा कस्टमर मुझे सिलेक्ट करना है, इकोनॉमिकल, मॉडरेट, लग्जरी। मतलब हम जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें देखना होता है ना डाउनस्ट्रीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मैं किसको बेचूं। नहीं, फैशन फैब्रिक्स है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, क्या क्या रखूं, वेस्टर्न कल्चर रखूं, इंडियन कल्चर रखूं, ये देखना होता है हमारे को। कस्टमर एक्विजिशन यानी कस्टमर कैसे एक्वायर करोगे, जैसे आप एसएमएस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, आप किस चैनल के थ्रू कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हो, क्या स्कीम है हमारे पास। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम वाले कैशबैक देते हैं और नोटिफिकेशन देते रहते हैं, जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आप उनके कस्टमर बन जाते हो। जैसे बाई वन गेट वन फ्री, तो कस्टमर आप कैसे एक्विजिशन करते हो, रिटेंशन, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हो, ऑन टाइम डिलीवरी, हाई क्वालिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर अच्छा हो, आपके पास ईआरपी अच्छा हो, ताकि जो ऑर्डर आपके पास कहीं से भी आ रहे हैं तो वो ऑर्डर जैसे ही आए वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चले जाएं इमीडिएट। तो इसका मतलब इफेक्टिव आपके पास सप्लाई चेन सिस्टम होगा तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे ना। तो आपको इसका मतलब मैनुअल हटाकर आईटी सिस्टम पर आना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पर आना पड़ेगा, ईआरपी पर आना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमर अपना ऑनलाइन बुकिंग दे, इमीडिएट उसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ जाए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इमीडिएट सॉफ्टवेयर के थ्रू मटेरियल की इंफॉर्मेशन वेंडर को दे दे, ताकि मटेरियल टाइम से आ जाए, टाइम से बने और डिलीवर हो जाए। राइट, यही ऑनलाइन में इसमें ब्रांड स्ट्रेटेजी। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कलर हो, एक जैसा कलर हो, ताकि कस्टमर उस लोगो को देखकर हमारी इमेज बना ले कंपनी की। तो एक इमेज बनती है कि हाँ ये लोगो इस कंपनी का है। तो जब हम लोगो बनाएंगे तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम हमारी कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में हमारा प्रोडक्ट फिट होता जाएगा। क्लियर पार्ट भी। तो ये था आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए चलिए देखो अगला है बेनिफिट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में पढ़े वो सारे अपने आप लिख दो। ये तो खुद बना के लिख सकते हो। हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा, स्टोर, प्रोडक्शन और सेल। भाई क्या बेनिफिट होगा सप्लाई चेन से, है ना, खुद बना लो ना। ये फैक्ट्री है, ये सप्लायर, ये कस्टमर, है ना। अब इनसे अच्छा रिलेशन रखेंगे, सप्लायर से उसको पेमेंट टाइम से देंगे तो वो हमें टाइम से मटेरियल देगा। क्या होगा,
हाँ जी, इन्वेंट्री मुझे रखने की आवश्यकता नहीं होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा क्योंकि मैं हेल्दी रिलेशन रखूँगा, बात समझ में आ गई? स्टोरेज कॉस्ट बचेगी, भाई मेरा सप्लायर मुझे टाइम से मेटेरियल देगा क्योंकि मैं उसको हेल्दी रिलेशन रखूँगा क्योंकि मुझे अपस्ट्रीम मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यही तो हमने सीख लिया, उससे सप्लायर जब मुझे टाइम से मेटेरियल देगा, लीड टाइम कम हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, इन्वेंट्री होल्डिंग नहीं रहेगी तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कम होगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कम होगा तो पैसा फ्री होगा, मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल जल्दी घुमा पाऊंगा। नहीं, ई परचेजिंग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। क्लियर पांडे? हाँ जी, परचेज कॉस्ट बचेगी हमारी। ओके, डीलर हमारे कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी आएगी ना, सेकंड था ना एक्टिविटी का ऑपरेशन, तो इंफॉर्मेशन फ्लो जैसे जैसे जल्दी सीम लाइन पर आएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं, स्टाफ हमें इतने जरूरत नहीं पड़ेगी, वेस्ट कम होगा क्योंकि हम वेयर हाउस में टाइम मैनेजमेंट रखेंगे ताकि नया प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से हम लॉन्च कर पाएं, तो वेयर हाउस का स्पेस हम अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे, सेल्स कस्टमर सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स बनाओगे तो कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी दोगे, क्वालिटेटिव गुड्स दोगे, है ना, उनकी डिमांड के हिसाब से दोगे, इन्वेंट्री ऑप्टिमम लेवल पे रखोगे, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे, वर्किंग साइकिल बढ़ेगी आपकी, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सप्लाई चेन कॉस्ट, अब ई पेमेंट करोगे तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना, अच्छा लॉजिस्टिक्स सिस्टम इंप्रूव होगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये फायदे हैं, मेन फायदा अगर हम सोचे, देखो सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखोगे, लीड टाइम कम हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट बचेगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कम करनी पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल आपकी रिलीज हो जाएगी, वर्किंग साइकिल बढ़ा सकते हो उससे, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन में टाइम से आएंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, उतना स्टाफ आपको नहीं चाहिए होगा, इधर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो कस्टमर बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी हमारी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ई पेमेंट करोगे तो आपका टाइम कॉस्ट रिसोर्स बचेंगे, है ना, जीरो डिफेक्ट की संभावना बढ़ेगी, राइट, लॉजिस्टिक सिस्टम इफेक्टिव होगा, ये सारे बेनिफिट होंगे, ठीक है। चलो चलो अभी हम करते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, क्या कहना चाहता है, देखो एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन, ठीक है, प्रॉफिट का तो मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, और यहां पर होता है गेन, गेन का मतलब होता है कॉस्ट सेविंग, गेन का मतलब कॉस्ट सेविंग, यानी पैसे का ना जाना भी आना हुआ, तो ये ना एक अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, एक सप्लायर और कस्टमर, सप्लायर और कस्टमर के बीच में एक आपस में एक डील होती है, एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। अच्छा, सप्लायर कौन होता है, हु प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर कौन होता है, हु रिसीव द सर्विसेज और गुड्स, सप्लायर में स्टाफ भी कहते हैं हम, एम्प्लॉइज भी कहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों में एग्रीमेंट जो होता है, अरेंजमेंट, ये तभी होता है जब दोनों में एक अपनेपन की भावना आती है कि हाँ ये हमारा अपना है, तो जब तक एक अपनेपन की भावना नहीं आती तो ये वाला अरेंजमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, जब कोई सप्लायर बगैर पैसे लिए कस्टमर से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भैया देख मैं तुझे अपना प्रोडक्ट दे रहा हूं, सपोज एक सप्लायर है, वो अपना प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कस्टमर को बेचता है बगैर पैसे लिए, विदाउट रिसीविंग एनी मनी, और ये कहता है कि तुम इसको यूज करो, वैसे मेरे लिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी, पर मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, अभी यूज करो, ठीक है, अगर आपको यूज करके इससे पहले साल कोई फायदा नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं लूंगा मैं आपसे, खुश, अगर आपको मेरे आइडिया की वजह से अगले साल 5 लाख रुपए बचे, ठीक है, तो आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे देना, 2.5 लाख आप रख लेना, ठीक है, मतलब एक एग्रीमेंट हो जाएगा, 60%, 40%, 50%, 50%, जो भी रेशियो तय होगी, ठीक है, चलो आधी आधी बांट लेंगे, और उसके अगले साल अगर होगा तो आप 60 रख लेना, 40 मुझे दे देना, तो सप्लायर के लिए भी फायदेमंद हुआ, क्योंकि अगर वो शुरू में बेच देता तो उसको 1 लाख ही मिलते,
भाई उसने रिस्क उठाया भाई, जो पेन लेता है वही तो गेन लेता है, हाई पेन हाई गेन, नहीं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो सप्लायर अगर शुरू में दे देता उसको तो 1 लाख रुपए में सामान बेच देता, वो तो सेल कहलाता। तो अब उसको फायदा हुआ कि नहीं सर 1 लाख रुपए मैंने छोड़ दिए और इस शर्त पर छोड़ दिए कि आगे जो फायदा होगा आधा आधा बांट लेंगे। उसके बाद उस रेशियो में 40-60 फिर 30-70 और उसके बाद चलो हम आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे। तो सप्लायर को भी फायदा हो गया, कुल मिला के उसको 7-8 लाख रुपए मिल गए। पर ये तभी होता है जब सप्लायर को अपने काम पर पूरा भरोसा हो और उसने कस्टमर की रेपुटेशन, कस्टमर की ब्रांडिंग सब कुछ एनालाइज कर लिया हो कि हाँ ये भी मेहनत करेगा, ये भी डंप नहीं है, ये तभी एग्रीमेंट पॉसिबल होगा, तभी ये सक्सेस होगा। आगे बस समझ में। तो जब कोई सप्लायर, तो ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि विन विन पोजीशन है दोनों की। क्यों भाई विन विन पोजीशन है? क्योंकि सप्लायर को फायदा होगा अगले आने वाले पीरियड में। हाँ अभी तो रिस्क होगा पर आगे आने वाले पीरियड में तो फायदा होगा अगर उसको अपने सॉफ्टवेयर पर भरोसा है तो, और कस्टमर की नियत पर भी भरोसा है कि वो कोई बेईमानी या हाइड नहीं करेगा। और कस्टमर के लिए भी फायदा कि उसको अभी कुछ देने नहीं पड़े, भाई ठीक है फायदा होगा तो ले लियो, जिसमें फायदा वो कायदा। तो ये दोनों के लिए हमेशा विन विन पोजीशन कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी आप ध्यान से सुनो, ऐसा एग्रीमेंट जब सप्लायर, जब सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर से ये कहे कि भाई मैं आपको सर्विस दे रहा हूं विदाउट गारंटिंग टू रिसीव एनी मनी, और जो भी मेरे आइडिया की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, मेरे आइडिया की वजह से आपको गेन होगा, वो हम फ्यूचर में इस तरीके से बांट लेंगे 50-50, 70-30, 40-60 एज। हाँ अगर आपको ध्यान से सुना, कोई भी ऐसा फायदा जो कस्टमर रिसिपेंट की कैपिटल की वजह से होगा वो मैं नहीं लूंगा। सप्लायर ये कहता है, सप्लायर क्या कहता है, वो फायदा जो मेरे आइडिया की वजह से होगा, मेरी कैपिटल की वजह से होगा, उसमें मैं आपसे हिस्सा लूंगा। क्लियर बात भी? तो ये कहलाता है बेसिकली विन विन पोजीशन, यानी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है। अब दूसरी बात, सप्लायर कौन हो सकता है? स्टाफ भी हो सकता है, सप्लायर स्टाफ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल कि सर अगर स्टाफ को हम ये कहें कि तुम कंपनी को अपना समझो और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, भाई कंपनी तुम्हारी है, तुम अच्छा काम करोगे तो बढ़ेगी। तो जब, क्योंकि स्टाफ भी तो सप्लायर ही हुआ ना, ठीक है। तो जब हम स्टाफ को ये समझाते हैं कि देखो कंपनी तुम्हारी है, अब तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब यू शुड डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, ये नहीं कि 10 बजे आए 6 बजे चले गए। अब मन लगा के काम करो, आप पैशनेट क्रिएट करो। जो काम आप 8 घंटे में करके देते हो वही अगर आप 6 घंटे में कर दोगे, 5 घंटे में कर दोगे विद हाई क्वालिटी, तो जो टाइम बचेगा उसमें जितना कॉस्ट बचेगी वो हम आपको 50-50 हम बांट लेंगे। तो ये भी क्या हुआ, जैसा आपने पढ़ा होगा ना लेबर वाले में, रॉन स्कीम, होलसेल स्कीम, तो वो भी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट हुआ। बात समझ में आ गई? तीसरा एग्जांपल देखो, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये मैं भी लिखवाता हूं, एक बार सुन लो ना सिर्फ। इस कंपनी के पास जो प्रॉफिट हो रहा है अभी वो हो रहा है मान लो 50 लाख, ठीक है। अब ये कंपनी ना अभी रॉ मटेरियल एक्स इस्तेमाल कर रही है, ये रॉ मटेरियल एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन है सप्लायर? रामलाल। बहुत ध्यान से सुनना, कौन है सप्लायर? रामलाल, ठीक है। ये अपना मटेरियल दे रहे हैं, राइट भाई, मतलब कोई भी कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट, ओके, हम लेकर यूनिट बनाकर बेच रहे हैं। चल, अब एक और सप्लायर बाजार में आया है, ठीक है, श्यामलाल। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझसे ले लो मटेरियल, नहीं मेरे मटेरियल में बहुत अच्छी खासियत है, ये तो डोमेस्टिक है, मेरा इंपोर्टेड मटेरियल है और मेरा मटेरियल क्वालिटेटिव है, कम इस्तेमाल होगा और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़ा देगा कि कस्टमर वहां कर बैठेगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट कहते हैं नहीं हमें भरोसा नहीं हो रहा अभी, तो ये श्यामलाल कहता है कि अच्छा एक काम करो, आप भरोसा कैसे करोगे बताओ।
अब मैनेजमेंट कहते हैं कि भैया अगर हमने एक्स को छोड़ दिया और तुम्हें ले लिया, पता लगा फंस गए, नहीं हुआ तो अच्छा भाई कहता चलो मैं एक ऑप्शन देता हूं आपको, कोई पैसे नहीं लेगा आपसे, मैं फर्स्ट ईयर तक आपको मटेरियल दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, मैं आपसे कोई भी अमाउंट नहीं लूंगा, आप मेरे मटेरियल से अपना प्रोडक्ट बनाओ। आपके एक साल में कितने प्रोडक्ट बिक जाते हैं? ठीक है, 2000 प्रोडक्ट बिक जाते हैं, 3000 बिक जाते हैं, बनाओ मैं दूंगा। ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 लाख। मेरे मटेरियल की वजह से अगर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो मेरा नाम बदल देना। समझ रहे हो? इस ऐसी वो बातें करता है बड़ी बड़ी। तो वो कहता है ठीक है ना, आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा। अगर मेरे मटेरियल की वजह से आपका प्रॉफिट मान लो 60 लाख रुपए हो गया, क्योंकि मेरी मटेरियल आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएगा, सेल बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए बढ़ गया तो मुझे 5 लाख दे देना, आपको भी तो 55 लाख रुपए बचेंगे, 5 लाख और बचेंगे। बोलो तैयार है, सौदा मंजूर है? तो मैनेजमेंट थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए, नुकसान क्या है? अगर हमें कुछ नहीं बचा, अगर हमें मान लो ज्यादा कुछ नहीं बचा तो हमारी जैसे कुछ जा नहीं रहा। बट एक डाउट आता है कि यार इसका मटेरियल ऐसा ना हो कि इतना बेकार हो, वो मार्केट रिसर्च कर लेते हैं फिर कि इसकी रेपुटेशन क्या है, टेस्ट कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, तो अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में तो ये क्या कहलाता है? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ये कहलाता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। बात समझ में आगे भी? अच्छा, तीसरा, मान लो मैं कहता हूं फैकल्टी, मान लो एक फैकल्टी, ठीक है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरे पास तो फीस नहीं है। विदाउट रिसीविंग द फीस अगर कोई फैकल्टी एक स्टूडेंट से ये अरेंजमेंट कर ले, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, आपको पूरा सीए करा के देता हूं, पूरा मैं एमबीए करा के देता हूं, जो भी कोर्स है प्रोफेशनल, ठीक है, हम आपको पूरा कोर्स करवा के देते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, ओके। बट जब आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी हमारे आइडिया से, हमारी कोचिंग से, हमारी स्किल से, हमारी नॉलेज से जब आपको डिग्री मिल जाएगी और तब आप जॉब करोगे, उसमें जो फायदा होगा आपको, ठीक है, फर्स्ट ईयर के फायदे में आप हमारे को 50% दे देना। और अगर हमारी मेहनत बेकार गई और आप नहीं पास हुए तो हमको आपसे कुछ नहीं लेंगे, पर हमें अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है और आपकी काबिलियत पर भी भरोसा है कि आप भी हमारी स्किल्स को उतना ही फायदा उठाओगे जितना हम उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, ये एग्रीमेंट कौन सा हुआ? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ। आगे बात समझ में? ये एग्जांपल क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं लो। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर से ये कहता है, मैं अपना समझता हूं कंपनी को, और हम उसको, एम्प्लॉयर ये कहता है ठीक है एक बिजनेस टूर है तो हम आपको बिजनेस टूर के लिए बॉम्बे भेजते हैं, ठीक है, और बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा के देते हैं और वहां पर 5 स्टार होटल का रहने का खर्चा देते हैं आपको, नॉर्मल जो देते हैं। पर वो एम्प्लॉय कहता है कि यार क्या फायदा, मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा, फालतू के पैसे लगेंगे, नहीं, मैं इकोनॉमिक क्लास में जाने की बात करता हूँ, ठीक है, और वहां जाकर क्यों 5 स्टार होटल में मैं रुकूं, सारा दिन तो मीटिंग करनी है, सिर्फ जाके सोना ही तो है, तो मैं वहां, मेरा रिलेटिव रहता है, मैं वहां जाके रह लूंगा, यानी कंपनी के पैसे बचा रहा है। समझ गए बात? देख, तो कंपनी कहती ठीक है तुमने मुझे अपना समझा, जो पैसे बचेंगे, ठीक है, अगर आप बिजनेस क्लास में जाते और वहां होटल में ठहरते तो आपके 1 लाख रुपए का खर्चा आता, अब आपका इकोनॉमिक क्लास और नॉर्मल जो खर्चा हुआ वो मात्र 20,000 रुपए हुआ, तो 80,000 रुपए बचे। चलो भाई 40,000 रुपए आपके, 40,000 हमारे, ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है भी। तो जो भी सप्लायर के आइडिया की वजह से फायदा होगा कस्टमर को, वो फायदा आपस में बटेगा प्री डिटरमाइंड रेशियो की वजह से। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट भी। विन विन पोजीशन होती है दोनों की, पर एग्रीमेंट पहले से क्लियर हो, लिखित हो, और ये एग्रीमेंट तभी कामयाब होगा जब दोनों की नीयत ठीक होगी, जब दोनों की रेपुटेशन अच्छी होगी। क्लियर बात है?
अगर मान लो कोई एक और एग्जांपल दे, तो अगर मान लो कि ऐसा हॉस्पिटल है, ठीक है, वो अपने डॉक्टर से ये अरेंजमेंट करते हैं कि भाई देखो हम आपको जो फीस दे रहे हैं ऑपरेशंस की, ठीक है, पेशेंट के ट्रीटमेंट की, अगर ये अरेंजमेंट हो जाए कि आप कोई ऐसा मेथड फॉलो करो जिसमें हमारी कॉस्ट सेविंग हो, तो वो कॉस्ट सेविंग हम इस रेशो में बांट लेंगे, तो वो भी कहलाएगा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? हो गया क्लियर? अच्छा एक बात और यहां पर आते हैं, अगर मान लो यहां पर इस एग्जांपल में नया सप्लायर हम सिलेक्ट नहीं करते और पुराने सप्लायर से ही हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई देख वाई जो कह रहा है वो तुम कर दो ना, और तुम अपने मटेरियल में दे दो ऐसी चीजें। तो अगर एक्स से भी हम ऐसा कर लेते हैं तो वो भी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कहलाता है। बोलो क्लियर बात? अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, देखो क्या है। ये एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है, रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो एक्स से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें अगर मैं एडजस्टमेंट कर दूं कि मैं अब तुझे पैसे नहीं दूंगा भाई, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट सीरीज में जिसमें एडजस्टमेंट की वजह से दोनों को फायदा होता है, जिसमें दोनों को फायदा होता है। कंपनी को क्या फायदा होगा? शुरू में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और सप्लायर को क्या फायदा होगा? बाद के प्रॉफिट में हिस्सेदारी बन जाएगी। ठीक है भाई, फंडामेंटल फॉर्म क्या है गेन शेयरिंग का? सप्लायर एग्री टू परफॉर्म इट्स साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग ए पेमेंट। मतलब सप्लायर ये गारंटी देता है कि भैया मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, ठीक है, बगैर पैसे लिए मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर, अपना मटेरियल, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। ओके, any payment received based upon benefit that emerge to customer as a result of successful completion of supplier side। मतलब जब मैं आपसे पेमेंट लूंगा तब जब आपको मेरी वजह से फायदा होगा, अगर मेरे आइडिया मेरी वजह से कोई फायदा नहीं होगा तो मैं कोई गारंटी पेमेंट आपसे नहीं लूंगा। ठीक है, रिस्की है। अगर कस्टमर को कोई फायदा नहीं हुआ तो सप्लायर कोई पेमेंट नहीं ले पाएगा, अगर कस्टमर को ज्यादा फायदा होगा तो सप्लायर भी ज्यादा फायदा लेगा। ठीक है, हो गया क्लियर? बेनिफिट टू कस्टमर आर सब्सटेंशियल, सप्लायर कुड फाइंड रिवार्डेड। समझ में आ गई बात? अगर कस्टमर को फायदा होगा तभी तो सप्लायर को भी फायदा होगा। ठीक है, सप्लायर ऑलमोस्ट डिस्क्राइब टेकिंग इक्विटी स्टेक इन द कस्टमर रादर देन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद इट। मतलब वो इक्विटी ले लेगा, यानी फायदे में हिस्सा लेगा। ओके बात समझ में आई? तो ये कहना चाहते हैं ये दोनों में क्या होती है? विन विन पोजीशन होती है। ठीक है, और दोनों में जो अरेंजमेंट होगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि भैया मैं जो भी कॉस्ट सेविंग होगी उसका इतना परसेंटेज लूंगा। ठीक है, जो भी कॉस्ट सेविंग होगी फर्स्ट ईयर में सप्लायर के आइडिया से वो सारा सप्लायर ले लेगा। मतलब ये तो एग्जांपल है, जो भी कॉस्ट सेविंग होगी सप्लायर के आइडिया की वजह से वो सारा सप्लायर रख लेगा, या रेशियो में बांटेंगे 50-50। अच्छा, अगले साल जो सप्लायर को आइडिया की वजह से कस्टमर को फायदा होगा इस रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, या कॉस्ट सेविंग जो भी होगी तीसरे साल के बाद वो भी अपने पास रख लेंगे कस्टमर। तो ये कोई भी एग्रीमेंट हम ले सकते हैं ऐसा। चलो क्लियर है यहां तक बेटा? क्लियर हो गया पार्ट भाई? तो ये कहलाता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो ये अरेंजमेंट होता है सप्लायर और कस्टमर के बीच में जिसमें दोनों को फायदा होता है। सप्लायर हाई अमाउंट रिसीव करेगा जब कस्टमर को ज्यादा फायदा होगा, सप्लायर कोई अमाउंट रिसीव नहीं करेगा अगर कस्टमर को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, सप्लायर विल रिसीव लो रिटर्न कब? जब कस्टमर को फायदा कम होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई गारंटी पेमेंट नहीं है। ठीक है, सप्लायर एक्ट एडवर्स, अगर सप्लायर एडवर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट हाइड करता है तो कोई रिवार्ड, ये सॉरी यहां कस्टमर होगा। इफ कस्टमर एक्ट, ठीक है, एडवर्स बिहेवियर करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हाइड कर लेता है, तो सप्लायर को कोई पेमेंट नहीं मिल पाती। ओके, ठीक है, ये हम क्या सकते हैं, इसको बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिए वो लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है,